हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माई सेल्फ प्रतीक कर्ण और लेकर के आ गए हैं आपके लिए क्लास 11th का फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का MIQ पार्ट नंबर 4। इससे पहले हम MIQ के 3 पार्ट्स कर चुके थे, 1, 2 और 3, और इसमें सारे के सारे जो हमने क्वेश्चन करे थे वो वर्क से रिलेटेड थे, ग्राफ था उसके अंदर और कैलकुलस की बातें भी हमने कर ली थी। अब MIQ पार्ट 4 में उन्हीं क्वेश्चंस का थोड़ा सा एडवांस वर्जन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपके ग्रिप में तब आएंगी जब पुरानी चीजें आपने बहुत तरीके से रिकॉर्डेड लेक्चर्स में और लाइव सेशंस अटेंड करके देख ली होंगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। MIQ पार्ट 4 का पहला क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं आपके सामने। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो अच्छे देखो। When a body is thrown up, work done by gravity on the body is। यहां पर आपको निकालना है कि अगर हम कभी किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंक देते हैं तो what is the work done by the gravity। एक बात पे खास गौर करना कि यहां पर आपसे कोई वैल्यू नहीं पूछी हुई है, यहां पर आपसे वैल्यू नहीं पूछी है कि वर्क की वैल्यू क्या होगी, बिकॉज यहां पर वैल्यूज गिवन भी नहीं है। यहां पे बस ऑप्शंस अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव होगा क्या, जीरो होगा क्या, नेगेटिव होगा क्या, या कहीं ऐसे सवाल तो नहीं आ चुका है जिसको आप डिटरमाइन ना कर सकें। तो वैसी वाली बातें यहां पर हो रही हैं। ठीक है, अब निकालना है कि वर्क कैसा होगा। यहां पे वर्क डन बाय द ग्रेविटी, इस बात पे खास ध्यान रखना कि व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी, ये पूछा हुआ है। ठीक है, वर्क इज ऑलवेज डन बाय सम फोर्सेस। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर मैं किसी बॉडी को ऊपर की तरफ लेकर के जा रहा हूं तो मेरा अप्लाइड फोर्स कहां काम कर रहा होगा, ऊपर काम कर रहा होगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो अगर मैंने ग्रेविटी बोल दिया है तो आपको अप्लाइड फोर्स पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, फिर आपको फोकस करना पड़ेगा ग्रेविटी के ऊपर। अगर कोई बॉडी ऊपर जा रही है तो बेशक बकायदा जो ग्रेविटी वाला फोर्स होगा वो कहां काम कर रहा है, नीचे काम कर रहा है, बिकॉज अर्थ तो नीचे ही है ना, तो फोर्स कहां काम कर रहा है, ग्रेविटी वाला नीचे काम करेगा। अब उसकी वजह से वर्क क्या होगा, बस वो आपको निकालना है। तो जरा गौर करते हैं कैसे निकलेगा, स्क्रीन करते हैं क्लियर और बेहतरीन तरह से स्टार्ट करने वाले। ठीक है, तो पहले यहां पर जो आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको पता होना चाहिए वर्क का, वो फॉर्मूला क्या होता है, जरा गौर करिए। वर्क का फॉर्मूला होता है FS cos थीटा। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, FS cos थीटा। यहां पे फोर्स होता है, S होता है डिस्प्लेसमेंट, और थीटा होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब अगर कोई बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए अगर कोई बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है तो बेशक यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो कहां काम कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट तो काम कर रहा है ऊपर। डिस्प्लेसमेंट कहां काम कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट काम कर रहा है ऊपर। लेकिन जरा गौर करिए, इसका जो ग्रेविटी है, जो ग्रेविटी इसके ऊपर काम कर रही होगी वो कहां काम कर रही होगी, ग्रेविटी काम कर रही होगी नीचे। ग्रेविटी वैसे भी कहां काम करती है, नीचे की तरफ काम करती है। यहां पर इस फॉर्मूले के अंदर FS cos थीटा के अंदर जो थीटा है वो कौन सा एंगल होता है, ये होता है फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। सिंस द बॉडी इज गोइंग अपवर्ड्स, इसलिए डिस्प्लेसमेंट कहां ले लिया मैंने, ऊपर की तरफ ले लिया। अब ग्रेविटी वाला फोर्स कहां काम कर रहा है, नीचे की तरफ काम कर रहा है। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है ये बन रहा है 180 डिग्री। ये एंगल कितना बन रहा है इन दोनों के बीच में, 180 डिग्री। अब जब आप यहां पे फोर्स निकालना शुरू करेंगे ना, जरा गौर करिएगा, फोर्स निकालना शुरू करेंगे तो फोर्स तो कहां काम करेगा, नीचे की तरफ काम करेगा। डिस्प्लेसमेंट निकालना शुरू करेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहां काम कर रहा है, ऊपर काम कर रहा है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में व्हाट इज द एंगल, द एंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि cos 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। इनफैक्ट आपको ना cos की जो बेसिक वैल्यूज है वो मालूम होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको नहीं मालूम है तो आपके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आप कॉपी किताब लेकर के बैठे होंगे बेशक, तो आपको ये चीज नोट कर लेनी चाहिए। cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। cos 90 कभी कभी आ जाएगा तो cos 90 की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। और cos 180 अगर आता है तो cos 180 की वैल्यू क्या हो जाती है, -1। क्या हो जाती है, -1। इसके लिए जो ग्राफ बनता है ना, cos थीटा का जो ग्राफ बनता है उस पर जरा फोकस करवाता हूं आपको। देखिए ये ग्राफ बनता है cos थीटा का, फिर वो आगे और आगे ऐसे बढ़ सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब ये एक क्वाड्रेंट है, ये क्या है, ये एक क्वाड्रेंट है, तो ये हो जाएगा 0 डिग्री और ये क्या हो जाएगा 90, और ये बीचों बीच क्या आ जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, अब जरा गौर करिए क्या होता है, कोई cos 0 पूछ ले, इसकी वैल्यू क्या होगी, +1। ठीक है, अब देखिए ये रेफरेंस लाइन है, 0 हो गया, ये लाइन नीचे की तरफ जा रही है तो ये हो जाएगा -1। ये आपको आया समझ। तो टॉप वैल्यू कितनी आएगी, +1, और लोएस्ट वैल्यू कितनी आ रही है cos थीटा की, -1 आ रही है। हालांकि अगर cos 180 पूछा होगा तो cos 180 पे ग्राफ कहां टच कर रहा है, यहां टच कर रहा है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, -1। इसलिए हम कह देंगे कि हाँ ठीक है ना, cos 180 की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है।
आई गेस आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। तो जब ये सवाल क्वेश्चन, जब ये क्वेश्चन स्कूल में आएगा तो आपको ये चीजें डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको बस इसके साथ साथ चलना है, ठीक है। ये तो एक्स्ट्रा ज्ञान दे दिया आपको। अब इसको मिटाते हैं और जरा आगे बढ़ते हैं अपने मेन क्वेश्चन के ऊपर। चलें देखिए जरा, अब यहां पे कितना है, cos 180 है, कितना है यहाँ पे, cos 180 है। तो यहां पे cos 180 की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, जिसकी वजह से वर्क कैसा आ जाएगा, जो भी आंसर आएगा वो वर्क का निगेटिव में आंसर आएगा। ये बात आपको समझ में आ गई पक्का। तो वर्क का जो आंसर आने वाला है वो निगेटिव में आने वाला है। अब ऑप्शन चेक करो, पॉजिटिव नहीं है, नहीं आया, 0 नहीं है, नेगेटिव सही बात। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। तो व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन अ बॉडी थ्रोन अपवर्ड्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वर्क इज नेगेटिव, ठीक है। अच्छा एक और चीज, अगर यहां पूछते कि व्हाट इज द वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स इन अ बॉडी मूविंग अपवर्ड्स, तो अगर कोई बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है तो अप्लाइड फोर्स ने क्या वर्क करा, आप सुनना। अगर बॉडी ऊपर जा रही है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो गया, अगर बॉडी ऊपर जा रही है तो अप्लाइड फोर्स भी कहां होगा, ऊपर होगा। तो इस वाले केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों कहां हो गए, ऊपर हो गए। तो यहां पर एंगल 0 हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू +1 होती है, तो वहां पे वर्क पॉजिटिव आएगा जब वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स पूछेंगे तो। बट यहां पूछा हुआ था व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी, उसका आंसर कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। कॉपी किताब लेके आप बैठे होंगे, इसको जल्दी नोट कर लीजिएगा, अगर समय कम है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर लिख लीजिएगा। तो ये आपका फर्स्ट का आंसर डन हो चुका है, वर्क इज नेगेटिव, ठीक है। चलिए आई गेस ये समझ में आ गया होगा आपको। तो अब आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं, ठीक है। अगला सवाल क्या है जरा सुनते हुए चलिएगा। अ पर्सन होल्ड्स ऑन अ वेट ऑफ 10 kg। मैं जब भी क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं तो मैं हमेशा कहता हूं कि क्वेश्चंस को सॉल्व करने की अप्रोच क्या होती है, जीसीटी। गिवन पे जाओ, उसके बाद चेक करो सवाल में कोई कंडीशन तो नहीं है, अगर सवाल में कोई कंडीशन है तो कंडीशन पे इवैल्यूएट करना स्टार्ट करिए, और आखिरकार सवाल को आप एंड कैसे करेंगे, टू फाइंड पे फोकस करके क्या चीज निकालनी है, ठीक है। तो ये हमारी अप्रोच होनी चाहिए, गिवन कंडीशन टू फाइंड, ठीक है। एक और बात मैं आपको बताता हूं, अगर आप ढंग से पढ़ें इस सवाल को तो ये जो है ना, ये जो 3 चीजें लिखी हुई हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहां देखिए, पहली बात तो वेट, अगर आपने ढंग से पढ़ाई करी आपको पता होगा वेट जो है वो फोर्स होता है। वेट क्या होता है, फोर्स होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक बॉडी है, इस बॉडी का मास क्या है, इस बॉडी का मास m है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज द वेट ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉडी, तो वेट दरअसल वो फोर्स होता है जिस फोर्स के साथ किसी भी बॉडी को अर्थ खींचती है नीचे की तरफ, ठीक है। तो अगर इस बॉडी की मैं बात करूं तो इस बॉडी को नीचे खींचने के लिए अर्थ ने कितना फोर्स अप्लाई करा, जितना फोर्स अप्लाई करा उसको वेट कहा जाता है, ठीक है। तो वेट इज बेसिकली द फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसकी वजह से, अर्थ की वजह से, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वेट का फॉर्मूला क्या आना चाहिए, mg आना चाहिए, ठीक है। और mg जो है जरा गौर करिए, मास इनटू एक्सेलरेशन है, मास इनटू एक्सेलरेशन है मतलब फोर्स है, और फोर्स की यूनिट क्या होनी चाहिए, न्यूटन होनी चाहिए, ठीक है। ये बात आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। अब जरा गौर करिए, यहां पे गिवन तो है कि बॉडी का वेट है, लेकिन जो वैल्यू गिवन है वो मास है। जो वैल्यू गिवन है वो क्या है, मास है, और वेट बोलने का मतलब तो होता है फोर्स। तो ये कैसे पॉसिबल है, बोल रहे हैं वेट और दे रहे हैं मास, ठीक है। वेट बोल के मास दे दिया जाता है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा कहीं अगर आप अटक जाते हैं ना, तो आपको हमेशा जो भरोसा करना है वो यूनिट पे करना है। आपको जो सवाल में जो भरोसा करना है वो करना है यूनिट के ऊपर। यूनिट किसकी गिवन है, पक्की बात है मास की गिवन है। तो ये जो 10 है वो मास ही गिवन है, वेट गिवन नहीं है, ठीक है। ये यहां तकलीफ उन बच्चों को आती है जिन्हें क्लियर होता है कि वेट जो है वो मास नहीं है, वेट फोर्स है। जिन्हें ये चीज क्लियर है ना, उनको यहाँ पे तकलीफ आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि वेट तो फोर्स होगा, बट हमको ये क्या बता रहे, तो मास बता रहे, तो ये गलत है ना, आया समझ। लेकिन अगर ऐसा कभी दे दिया जाए तो आपको भरोसा करना पड़ता है किसके ऊपर, यूनिट के ऊपर, मतलब ये मास गिवन है, ठीक है। अब सवाल में अच्छे से पूछ जाते हैं, देखो क्या देख रखा है। अ पर्सन होल्ड्स अ वेट ऑफ 10 kg, एक आदमी है, उसके हाथ में एक 10 kg का कोई सा भी बॉक्स होगा या कोई सा भी मटेरियल होगा, एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर अबव द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड से 5 मीटर ऊपर है, ठीक है। तो इंसान तो 5 मीटर का हो नहीं सकता, तो इंसान अपनी बिल्डिंग में, अपने अपार्टमेंट में कहीं पे बालकनी में खड़ा होगा, जिसकी दूरी कितनी होगी, 5 मीटर होगी, अबव द ग्राउंड फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट तक पकड़ के रखा हुआ है उसने, ठीक है। व्हाट इज द वर्क डन बाय हिम, उसके द्वारा किया हुआ वर्क कितना है, कितना वर्क कर दिया उसने, वो आपको निकालना है, ठीक है। अब जरा गौर करो, अच्छे से जरा गौर करना है, ठीक है। वर्क ही निकालना है,
वर्क का फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा। मैं आपको इस सवाल में एक बात बताता हूं, देखिए अगर आपने नोट करा हो, इसमें एक चीज गिवन है होल्ड, अ पर्सन होल्ड्स अ वेट, ठीक है, और ये जो आदमी है वो उस वेट को पकड़ के खड़ा हुआ है, ठीक है। अगर आदमी उस वेट को पकड़ के खड़ा हुआ है, इसका मतलब एक बात श्योर है कि सवाल में डिस्प्लेसमेंट नामक कोई भी चीज नहीं है, या बॉडी में डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? 0 हो रहा है, ठीक है। अब अगर आपको ये चीज क्लियर हो गई है कि डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो चुका है, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एंगल वैंगल की बात करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिकॉज हमको ये चीज क्लियर हो चुकी थी कि डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट 0। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वर्क भी, बताइए, वर्क भी कितना है? 0। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 0 जूल्स। हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 0 जूल्स, ठीक है। ओके, कोई भी डाउट अगर आपको रह जाता है किसी भी सवाल में, तो आप बिल्कुल बाकायदे से कमेंट में जाकर के लिख दीजिएगा। मैं और हमारी पूरी टीम जो है वो हर एक कमेंट को बहुत सीरियसली लेती है। मैंने रिकॉर्डेड में भी कहा है और लाइव में भी कहा है हमेशा, क्योंकि कमेंट को देख करके हम उन फीडबैक्स को ले करके आगे अपनी स्ट्रैटेजी तैयार करते हैं और उन डाउट्स को भी एड्रेस कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आना चाहिए? वर्क का 0 आना चाहिए। 0 है क्या? हाँ जी, पहला ही ऑप्शन जो है वो 0 जूल्स है। तो कॉपी किताब लेके आप बैठे होंगे, फट से इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, और फिर हम बढ़ते हैं अगले वाले सवाल के ऊपर। आई गेस ये आपको क्लियर होगा, ठीक है। चले तुरंत से पहले बढ़ते हैं अगले वाले सवाल के ऊपर। अच्छा, एक और मैं आपको बताता हूं बात। यहां पे कुछ लोग सोचते हैं कि सर ये 5 मिनट्स क्यों देके रखा हुआ है, ठीक है, और कुछ लोग सोचते नहीं है, कुछ लोग तो उसको कन्वर्ट भी कर लेते हैं, बिकॉज वो जानते हैं कि टाइम की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है सेकेंड्स। टाइम की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? सेकेंड्स होती है। तो वो इसे फट से कन्वर्ट कर लेंगे। अच्छा, 5 मिनट है तो 5 मिनट मतलब 60 इंटू 5 करके बोल देंगे 300 सेकेंड्स, ठीक है। मैंने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट द थिंग इज दैट टाइम का यूज ही नहीं है, ठीक है। तो कई लोग सोचते हैं कि सर ऐसे कैसे कर दिया, टाइम तो गिवन था। हर डेटा जो आपको सवाल में दिया जाता है जरूरी नहीं है कि वो काम में आए, ठीक है। तो कई बार आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ जाएगा। जैसे यहाँ पे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं थी, डिस्प्लेसमेंट वाज 0, तो वर्क डन इज एब्सोल्युटली 0, ठीक है। ओके, अब जरा बढ़े अगले वाले सवाल के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ चुके हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन नंबर 3 में देके रखा हुआ है, अ बॉडी इज अंडरगोइंग नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। एक बात समझना, अगर यूनिफॉर्म लिखा है ना मतलब कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म का मतलब दिमाग में डाल लो अच्छे से, यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर नॉन यूनिफॉर्म है इसका मतलब कांस्टेंट नहीं है, और अगर कोई चीज कांस्टेंट नहीं है तो वो ऑब्वियसली क्या है? वो ऑब्वियसली क्या है? वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मोशन हो रहा है, दिस इज सर्कुलर मोशन ऑब्वियसली, बट नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक है। तो अ बॉडी इज अंडरगोइंग नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वर्क डन बाय द रेडियल फोर्स, ठीक है। अब जो ये टर्म लिखा हुआ है ना रेडियल फोर्स, मैं सवाल में हमेशा ऐसा करता हूं, ऐसे चीजों को ब्रॉडन कर देता हूं, ठीक है। तो जब ये कहा हुआ है कि रेडियल फोर्स है, तो रेडियल फोर्स का मतलब क्या होता है? अलोंग द रेडियस। अब ये रेडियस की बात कहां से आ गई? रेडियस की बात आना लाजमी है, क्योंकि आप सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं तो उसके पास रेडियस तो होगा ही ना, और यहाँ पे जो फोर्स काम कर रहा है वो काम कर रहा है अलोंग द रेडियस, ठीक है। तो अ बॉडी इज अंडरगोइंग नॉन यूनिफॉर्म मतलब नॉन कांस्टेंट मतलब वेरिएबल सर्कुलर मोशन, वर्क डन बाय द रेडियल फोर्स ऑन द बॉडी इज, कितना वर्क डन करा है रेडियल फोर्स ने उसकी बात की जा रही है, ठीक है। तो जरा एक काम करते हैं, आपके लिए पहले बॉडी ले लेते हैं, ठीक है। पहले अपन सर्कुलर मोशन देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि ये तुम्हारे हाथ का पॉइंट है ना, और एक रस्सी है, यहां पर एक बॉडी मान लेते हैं हम, ठीक है। यहां पे हमने एक बॉडी मान लिया, और ये जो बॉडी है ये सर्कुलर मोशन में है। ये बॉडी कैसे मोशन में है? सर्कुलर मोशन में है। अगर ये बॉडी सर्कुलर मोशन में है तो ऑब्वियसली ये एक अलेज्ड सर्कुलर पाथ रहा होगा, सही बात है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि ऐसा कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, वेरिएबल है। और यहां पे एक चीज देखना, अलोंग द रेडियल लिख रखा हुआ है, इसका मतलब फोर्स कहां काम कर रहा होगा? अलोंग द रेडियस, ठीक है। अब एक काम करते हैं, तुरंत से पहले यहां पे एक फोर्स बनाते हैं जो कि काम कर रहा होगा अलोंग द सेंटर, अलोंग द रेडियस, ठीक है। यहां पर कभी भी किसी भी पॉइंट पर अगर ये रस्सी टूट जाती है तो एक बात श्योर है कि जो पत्थर है या ये जो भी बॉडी है उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा अलोंग टैंजेंशियल डायरेक्शन, ठीक है। तो मान लेते हैं ये घूम रहा है सर्कुलर मोशन में, अगर ये सर्कुलर मोशन में भी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा तो मान लेते हैं अगर यहां पे हादसा हुआ, यहां पे रस्सी टूट गई, ठीक है, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा कुछ इस तरह, ये होगा आपका डिस्प्लेसमेंट। अब जरा गौर करिएगा, यहां पर जो एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, यहां पर जो एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है वो एंगल होगा 90 डिग्री।
अगर आपने ये बात फिगर आउट कर ली ना तो सवाल शुरू होते ही खत्म हो गया है। कैसे? अब जरा सुनना, आपको निकालना क्या था? आपको निकालना था वर्क डन, और वर्क डन का जो सिंपल सा फॉर्मूला होता है वो होता है एफ एस कॉस थीटा। वर्क डन का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा। अब कई लोग यहां पे अटक जाते हैं, कई लोग सोचते हैं कि सर कुछ कुछ फॉर्मूले में तो कॉस थीटा लिख दिया जाता है बट कुछ फॉर्मूले में कॉस थीटा नहीं लिखा जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? एक बार जरा उसको देख लो, फट से आएगा समझ में। जैसे मान लीजिए एक बॉडी यहां पे रखी हुई है, ठीक है, अगर मैंने इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर दिया यहां पे, तो कई दफा ऐसा देखने को मिलता है, अगर मैंने फोर्स यहां पे अप्लाई कर दिया है तो नॉर्मली डिस्प्लेसमेंट यहीं पर हो जाएगा। अगर डिस्प्लेसमेंट यहीं पर हो जाएगा तो ऑब्वियसली एंगल कितना बनने वाला है? 0 बनने वाला है। और अगर cos 0 आ गया तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो आपका वर्क कितना आ जाएगा? जस्ट एफ एस आ जाएगा। cos थीटा का जो कंपोनेंट है वो यहां से गायब कर दिया जाता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में अगर आ गई है तो अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें कुछ जान बची नहीं। देखते हैं कैसे। ठीक है, अब जरा गौर करिए, यहां पे कितना एंगल आ चुका है? 90 का एंगल आ चुका है। जब आप वर्क निकालेंगे ना तो वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस 90। वर्क इक्वल टू क्या आ जाएगा? एफ एस कॉस 90 डिग्री। और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा वर्क का? 0 जूल्स। आया समझ? तो हमारा वर्क का आंसर क्या आ जाएगा? 0 जूल्स। इट्स एज सिंपल एज दैट। और हमारा पहला ऑप्शन ही हमारा सही ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, तो आई गेस आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर आपको ये वाली बात समझ में आ गई है जल्दी नोट कर लीजिए और फिर हम कूदते हैं अपने अगले वाले सवाल के ऊपर। ठीक है, इसको जल्दी नोट कर लीजिए। चले अब आ जाते हैं अगले वाले क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, अभी जो अगला वाला क्वेश्चन है इसमें आपको दिख रहा होगा काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों की साथ में बात हो रही है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों की साथ में बात हो रही है। तो अ लाइट बॉडी एंड अ हेवी बॉडी हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी व्हिच हैज ग्रेटर लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो एक बॉडी भारी है, एक बॉडी हल्की है, और सवाल में कंडीशन गिवन है कि दोनों की ही जो काइनेटिक एनर्जी है वो बराबर है। अब यहां पे पूछा हुआ है कि किस बॉडी का ज्यादा होगा लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो इसके लिए पहले आपको यह पता होना चाहिए कि क्या ऐसा कोई फॉर्मूला है जहां पर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी एक साथ रिलेट होते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल 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 ऐसा एक फॉर्मूला होता है। अगर आपको याद दिलाऊं ना मैं, देखना, मोमेंटम इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2m के। ठीक है, मोमेंटम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2m के। अब कई लोग सोचते हैं कि सर आप तो ये फॉर्मूला रटवा देंगे ऐसे करके। नहीं, डिराइव भी कर देते हैं, प्रूफ भी कर देते हैं। देखो, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। इसमें कोई टेंशन वाली बात तो होती नहीं है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। अब मैं क्या बोल रहा हूं ना, सुनना अच्छे से। मैं बोल रहा हूं एक काम करो, मास को मल्टीप्लाई भी कर दो, मास को डिवाइड भी कर दो। जैसे मास को मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर होगा। पहले मैंने राइट हैंड साइड में मास से मल्टीप्लाई करा, फिर डिवाइड भी कर दूंगा, तो इक्वेशन बैलेंस रहने वाली है। तो मास से मल्टीप्लाई करने पे एम स्क्वायर वी स्क्वायर और मास से डिवाइड करने पे 2m। कोई भी m से m काट मत देना। अगर m से m काटना ही होता तो मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों करा होता? यहाँ पे कुछ स्मार्ट वर्क करने वाले हैं, सुनना अच्छे से। यहाँ पे क्या दिख रहा है ऊपर? एम स्क्वायर वी स्क्वायर। क्या एम स्क्वायर वी स्क्वायर को मैं एम वी का होल स्क्वायर लिख सकता हूं और नीचे लिख दूंगा 2m? नीचे मैं क्या लिख दूंगा? 2m लिख दूंगा। अब जरा गौर करिए, k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है? मोमेंटम। तो ये क्या हो जाएगा? मोमेंटम का स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा? 2m। नीचे क्या आ जाएगा? 2m। अब जिसको पता है उसको पता है, पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2m के। पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2m के। अगर आपको सिर्फ p निकालना है तो इट इज जस्ट अंडर रूट ऑफ 2m के। आ गया ना? ये वाला फॉर्मूला आ गया ना? आया आपको समझ? तो मैंने क्या कहा था कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी को जोड़ने वाला एक फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2m के। ठीक है, इसको फटाफट नोट कर लेना और फिर अब हम कूदते हैं अपने सवाल के ऊपर। डन? ओके, चलिए ठीक है। अब सवाल में गिवन एक भारी बॉडी है, एक हल्की बॉडी है। ठीक है, तो एक बनाते हैं, जैसे मान लो ये वाली भारी बॉडी है, इसका मास हम ले लेते हैं ज्यादा। ठीक है, और एक बनाते हैं छोटी बॉडी, हल्की बॉडी है, इसका मास हम ले लेते हैं छोटा वाला m, जो शो कर रहा है कि मास कम भी है। ठीक है, अब सवाल में गिवन क्या है कि दोनों की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बराबर है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इसकी k1 है, इसकी काइनेटिक एनर्जी k2 है, और सवाल के अकॉर्डिंग गिवन है कि दोनों की ही काइनेटिक एनर्जी बराबर है, मतलब k1 इक्वल टू क्या है? k2। सही बात है। अब आपसे पूछा है कि किसका लीनियर मोमेंटम ज्यादा होगा, किसका लीनियर मोमेंटम ज्यादा होगा। तो जरा गौर करिए, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट ऑफ 2m के। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट ऑफ 2m के।
अब देखिए जरा, सवाल के अकॉर्डिंग के तो कांस्टेंट है, के का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी, और सवाल के अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी है कांस्टेंट। अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो मोमेंटम जो है वो किस पे डिपेंड करेगा? जस्ट मास पे। आया समझ की नहीं आया? आया समझ की नहीं आया? काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, वो सवाल में गिवन है इक्वल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो अगर के कांस्टेंट है तो मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? मास हो गया। इसको कहा जाता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी। क्या कहा जाता है? डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी। तो अगर मोमेंटम और मास एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब यह होता है कि अगर किसी का मास ज्यादा है तो उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा, और अगर किसी का मास कम है तो उसका मोमेंटम भी कम होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मतलब यही होता है। अब सवाल में पूछा है किसका लीनियर मोमेंटम ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली लीनियर मोमेंटम उसी का ज्यादा होगा जिसका मास ज्यादा होगा। आगे आपको समझ? लीनियर मोमेंटम उसी का ज्यादा होगा जिसका मास ज्यादा होगा। तो सवाल के अकॉर्डिंग अगर ऑप्शन पे जाए तो हैवी बॉडी इज द राइट आंसर। आया आपको समझ? सवाल में ये पूछा हुआ था किसका मोमेंटम ज्यादा होगा, तो जिसका मास ज्यादा होगा उसका लीनियर मोमेंटम ज्यादा होगा, बिकॉज प्रोपोर्शनैलिटी इज डायरेक्ट। बिकॉज प्रोपोर्शनैलिटी इज डायरेक्ट। आया आपको समझ? पक्की बात है? चलिए ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, इसको जल्दी नोट कर लीजिएगा और फिर हम चलते हैं अपने अगले वाले सवाल के ऊपर। अब देखिए यहां पे सवाल में गिवन है कि a particle of mass 0.5 kg travels in a straight line with a velocity this, ठीक है। तो ये है 5 into x की पावर 5/2, ठीक है। मीटर पर सेकेंड्स में गिवन है ऑब्वियसली। हाउ मच वर्क इज डन बाय द नेट फोर्स ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 2 मीटर, ठीक है। इतनी सी बात गिवन है सवाल के अंदर। अब जरा गौर करते हैं इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना एक प्रिंसिपल चाहिए, एक थ्योरम चाहिए, जिसे कहा जाता है वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर ये बहुत हीरो बन करके आता है, वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। अब ये वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, जरा इसको सुनते हुए चलना अच्छे से। देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम ये बोलता है कि जो भी वर्क हम करते हैं किसी भी सिस्टम के ऊपर, दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। क्या लिखा है ये? जो भी वर्क हम करते हैं किसी भी सिस्टम के ऊपर, दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी में चेंज कैसे निकलता है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इसके अलावा कोई तरीका इसका होता नहीं है, ठीक है। चेंज निकालना है मतलब के फाइनल माइनस के इनिशियल करना पड़ेगा। अब गिवन है कि वेलोसिटी थी इतनी, ठीक है, 5 इंटू एक्स की पावर है 5/2। हाउ मच वर्क इज डन बाय द नेट फोर्स ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2 मीटर, ठीक है। अब जरा गौर करते हैं इस पे अच्छे से। ये गिवन था अपने पास वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। चलो तो वेलोसिटी है 5 x की पावर 5/2, है ना। How much work is done by the net force during displacement from x equal to 0 to x equal to 2 मीटर, ठीक है। तो work is obviously equal to change in the kinetic energy of the body। सही जा रहे हैं, ठीक है। अब k फाइनल माइनस k इनिशियल, k फाइनल माइनस k इनिशियल हो जाएगा, ठीक है। अब जरा गौर करते हुए चलेगा, k फाइनल क्या होगा? हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी फाइनल, ठीक है। वेलोसिटी जब फाइनल की आप बात करेंगे ना तो ये हो जाएगा 5, और x की जगह पे आप क्या लिखने वाले हैं? x की जगह पे आप 0 भी कर सकते हैं, x की जगह पे आप 2 भी कर सकते हैं। तो इनिशियल है 0 और फाइनल है यहां पर 2, ठीक है। अब जरा इसको आगे बढ़ाते हैं, चलिए। तो यहां पे फाइनल कब आने वाला है? जब ये 2 हो जाएगा। इनिशियल कब होगा? जब ये 0 रहेगा। तो फाइनल माइनस इनिशियल करना है। अब जरा गौर करिएगा, x की पावर 5/2 है, x की पावर 5/2। तो x की जगह पे आप क्या लिखने वाले हैं? देखिए मेरी बात सुनिए, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी यहां पे लिख देता हूं वापस से एक बार, 5x की पावर 5/2। वेलोसिटी क्या है? 5 इंटू एक्स की पावर 5/2। अब आपको करना है वेलोसिटी का स्क्वायर, तो 5 इंटू एक्स की जगह पे आप क्या रखने वाले हैं? एक्स की जगह पे आप रखने वाले हैं फाइनल मतलब 2। तो 5 इंटू एक्स की पावर 5/2। चले ये आ गया आपको समझ। तो हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, ये आ गया इसका स्क्वायर। ये मैंने करा है के फाइनल, ठीक है, माइनस करेंगे के इनिशियल। तो हाफ इंटू मास, मास कितना है? मास की वैल्यू हमको पता है वैसे कि मास की वैल्यू है 0.5, बट पुट करेंगे इसको थोड़ी देर के बाद। तो हाफ इंटू मास इंटू बाजू में क्या आ रही है? वेलोसिटी का स्क्वायर। वेलोसिटी क्या है? 5 इंटू एक्स की पावर 5/2, ठीक है। अब एक्स क्या रखना है अपने को? 0।
तो 5 इंटू एक्स की पावर 5/2, तो 5/2 कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट गलती मत करिए, हाफ इंटू मास इंटू ये वेलोसिटी है, इसका स्क्वायर भी तो करोगे, इसका स्क्वायर भी तो करोगे। अब यहां पे क्या होगा जरा गौर करो, वर्क हाफ, चलो मास कितना है, मास कितना है, मास कितना है, मास है 0.5, 1/2। उसके बाद क्या है, ये जो चीज गिवन है इसको जरा सॉल्व आउट कर लीजिए। देखिए पहले 5 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा 25, 5 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा 25। उसके बाद क्या है 2 की पावर 5/2 है, उसका भी स्क्वायर करना है। जिन लोगों को इसके मैथमेटिक्स में, इसके सोल्यूशन में जरा दिक्कत आ रही है, उनको मैं हल्का सा अलग करके बता रहा हूं, ठीक है। देखो 5 का स्क्वायर करना था, वो आराम से कर दिया, 25 आ गया। अब 2 की पावर 5/2 है, इसका स्क्वायर क्या होगा, देखो 2 की पावर 5/2 है, इसका जब स्क्वायर करना है ना, इसका मतलब ये होता है कि 2 की पावर 5/2 स्क्वायर करने का मतलब है कि पावर को मल्टीप्लाई करो 2 से। आया समझ, स्क्वायर करने का मतलब है कि पावर को मल्टीप्लाई करो 2 से। जिसको जाना था वो चला गया, तो क्या बचेगा 2 की पावर 5, क्या बचेगा 2 की पावर 5, ठीक है। तो अब ये 2 की पावर 5 क्या होती है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, ठीक है। तो 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा 32। आया आपको समझ। तो यहां पे 5 का स्क्वायर 25 लिख दिया, 2 की पावर 5/2 का स्क्वायर जब करना था तो मैंने यहां करा ना, आंसर कितना आ गया 32 आ गया। तो बस यहां पे क्या लिख दो, गलती मत करना, 32 लिख दो, ठीक है। माइनस हाफ, मास कितना है, बेशक मुझे पता है कि मास है 0.5, 0.5 को मैं 1/2 भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं होनी चाहिए। 0 की पावर कुछ भी हो, आंसर क्या आएगा 0। 0 को मैं मल्टीप्लाई किसी से भी कर दूं, आंसर क्या आएगा 0। अब 0 को मैं मल्टीप्लाई किसी से भी कर दूं, आंसर क्या आएगा 0, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या बचेगा, ये तो एक्स्ट्रा ज्ञान है, ये जो है ये तो हमारे पास एक्स्ट्रा ज्ञान है मैथमेटिक्स का। अब हम जरा इसको यहां पे प्रोसीड करवाते हैं, ठीक है। देखिए क्या आने वाला है, वर्क ही निकालना था, वर्क ही निकल रहा है। तो वर्क इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2 कितना आ चुका है 1/4 आ चुका है, बहुत बढ़िया। 1/2 इंटू 1/2 कितना आ चुका है 1/4 आ चुका है। ये 25 इंटू 32 है, इसको बिल्कुल मत छेड़ना, 25 इंटू 32, ठीक है। अब देखिए 4 से जब इसको हम निपटाएंगे, जब 4 से इसको हम निपटाएंगे तो क्या आ जाएगा 4 8 जा 32, ठीक है। अब जरा गौर करते हुए चलेगा इस पे अच्छे से। तो जब वर्क को यहां से निकालना होगा आपको, तो ये कितना आ जाएगा 25 इंटू 8 आ जाएगा, ठीक है। 25 इंटू 8 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आने वाला है 200 आने वाला है। और आखिरकार हम वर्क निकाल रहे थे तो आंसर विल बी इन जूल्स, ठीक है। तो आपका वर्क का आंसर कितना आ जाएगा 200 जूल्स। इट्स एज सिंपल एज दैट। क्या बात आपको समझ में आ गई है, क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? जल्दी फटाफट में इसको नोट करो, ठीक है, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे जो भी कुछ करना था वो बस यहां पे अटकने वाली बात थी, ये आपको समझना है। और मैं बोल चुका हूं, क्लियर कर चुका हूं, ये है 5 इंटू एक्स की पावर 5/2, ये यहां पे लिखा हुआ है। चलेगा आपको इतना? चलिए ठीक है, ओके डन। ये वाला सवाल हमारा हो चुका है, आंसर आ चुका है हमारा कितना 200 जूल्स, दैट इज इट, ठीक है। चलिए ठीक है, नोट आपने कर लिया होगा। अब इसको निपटाते हैं, क्लियर, ओके। अब बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की तरफ, ठीक है। अब ये जो सवाल है ना, ये ऐसा वाला क्वेश्चन मैं आपको MIQ पार्ट 1 पार्ट 2 में एक सवाल में करवा चुका हूं, जहां मैंने कहा था वो सवाल का पूरा कैटेगरी फिक्स्ड है। एक टेबल रहता है, उसके ऊपर एक चेन या एक रॉड रहती है जो कि फ्लेक्सिबल होती है। अब उसका एक हिस्सा जो है वो लटक रहा होता है, जो हिस्सा लटक रहा है, जो हैंगिंग वाला पार्ट है, उसको आपको पुल अप करना पड़ता है। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसमें कॉन्सेप्ट ये होता है कि वी नीड टू पुल अप, वी नीड टू पुल up the point of center of gravity, we need to pull up the point of center of gravity, ठीक है। तो जो सवाल का पूरा फॉर्मेट होता है ना, वो हमेशा ऐसा होता है, मैं आपको बता रहा हूं पूरा तरीके से, ठीक है। देखिए ये मान लीजिए एक टेबल है हमारे पास, ठीक है, और इसके ऊपर हमेशा ऐसा करा गया है कि मान लीजिए एक चेन है जो कि लटक रही है ऐसे करके, ठीक है। तो ये चेन है और ये उसका हिस्सा जो कि लटक रहा है, ठीक है। आपसे ये पूछा जाता है कि इस ये लटके वाले हिस्से को ऊपर उठाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। तो लोग क्या सोचते हैं, फोर्स में लोग नहीं अटकते। जब वर्क निकालना है ना, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तो ऑब्वियसली होता ही है। कॉस थीटा में क्या होगा, अप्लाइड फोर्स ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, एंगल कितना 0, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1। फोर्स में कोई नहीं अटकता है, फोर्स तो क्या होता है वेट के बराबर हो जाएगा यहाँ पे।
अगर इस चीज का वेट है 200 न्यूटन, तो आपको नीचे, अगर इसका वेट नीचे काम कर रहा है 200 न्यूटन, तो इसको उठाने के लिए आपको कम से कम 200 न्यूटन का फोर्स ऊपर अप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब जरा गौर करिएगा अच्छे से, यहां जो डिस्प्लेसमेंट है, यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो कहां पे हो रहा है, ऊपर की तरफ हो रहा है। और किस चीज को उठाना है आपको, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को उठाना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर ये हिस्सा पूरा 4 मीटर का है, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो 4 मीटर नहीं होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए, 2 मीटर। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पे लाई करेगा, सिमेट्रिकल पॉइंट पे लाई करेगा। आया समझ, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे लाई करेगा, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पे लाई करेगा, 2 मीटर पे लाई करेगा। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब इसी वाले फंडे को हम यूज करते हैं और बढ़ते हैं हमारे सवाल की तरफ, ठीक है। 1/4 of a chain is hanging down from a table. The work done to bring the hanging part of the chain on the table is what? Given that mass वगैरह ये है और लेंथ वगैरह L के बराबर है, ठीक है। अब जरा आप सुनना अच्छे से, बनाते हैं तरीके से इसको, ठीक है। देखो, पहली फुर्सत में बनाओ पहले टेबल। डायग्राम बनाने से क्या है कि परसेप्शन दिमाग में क्लियर हो जाता है, और बस वही तो चाहिए, ठीक है। और ये टेबल ऑब्वियसली कहां पे होगा, ग्राउंड लेवल पे होगा। ये टेबल ऑब्वियसली कहां पर होगा, ग्राउंड लेवल पे होगा, ठीक है। अब जो चेन का 1/4 हिस्सा है, इसमें लिखा हुआ है 1/4 हिस्सा जो है चेन का वो लटक रहा है, तो कितना हिस्सा जो है वो टेबल पे होगा। देखिए टोटल लेंथ कितनी होती है, L, ठीक है। उसमें से लटक कितना हिस्सा रहा है, L/4। तो जब हम L में से L/4 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, 3L/4। क्या बचेगा, 3L/4। इसका मतलब अगर मैं चेन बनाता हूं, तरीके से बनाते चेन, ठीक है। डन, ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ, ये इस टेबल के ऊपर ही है, उसमें कोई शक नहीं है, टेबल के ऊपर ही, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। ओके, डन केस है, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, इसका जो ये वाला हिस्सा है ना वो किसके बराबर है, वो किसके बराबर है, वो है 3L/4। किसके बराबर है, 3L/4। तो मुझे क्या 3L/4 से कोई मतलब है, मुझे कायदे से 3L/4 से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मुझे मतलब किससे होना चाहिए, ये L/4 वाले हिस्से से, ठीक है। और उसमें भी आप जिसको पुल अप करना चाह रहे हैं ना, वो होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। किसको पुल अप करना चाहेंगे आप, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को। अब जरा गौर करिए, ये जो हिस्सा लटक रहा है, दिस इज ऑब्वियसली L/4, दिस इज ऑब्वियसली L/4, ठीक है। अब जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जिसको हमको पुल अप करना है, वो L/4 के आधे पे आती है, ठीक है। कितने पे आती है, आधे पे आती है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज एट हाफ ऑफ L/4, मतलब L/8 के हिस्से पे आती है। कितने पे आती है, L/8, ठीक है। ये L/8 है और नीचे वाला भी क्या, L/8 है। तो ये जो हिस्सा है ना L/8 का, ये L/8 हो जाएगा, और बाकी ये वाला जो हिस्सा बचेगा वो भी कितना हो जाएगा, L/8 हो जाएगा। तब जाके मिला के वो कितना हो जाएगा, L/4, ठीक है। तो हमको किसको पुल अप करना है, हमको किसको पुल अप करना है, हमको पुल अप करना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी को, ठीक है। इतनी सी ही बात है। अब जरा सोल्यूशन पे आ जाया जाए, तो आपको कितना, अच्छा ये बात क्लियर हो चुकी होगी है ना, कि कितना हिस्सा जो है, एक सेकेंड, अरे बाप रे, पूरा नहीं करना है, सिर्फ ये, चलें ठीक है। जरा गौर करते हैं, तो कितना आपको वर्क करना पड़ा होगा। देखिए वर्क का फॉर्मूला ऑब्वियसली क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना करना पड़ा, इंटू कॉस थीटा। ऑब्वियसली इसको पुल अप करने के लिए फोर्स का अप्लाई करना पड़ेगा ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ होगा, इसका ऊपर की तरफ होगा, तो कॉस 0 हो जाएगा, एंगल 0 हो जाएगा, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, जरा उस पर गौर करिए, कितना आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। सुनिए इसका वेट कितना होगा, देखो देखो देखो, पूरा mg मत बोलना, क्योंकि पूरे चेन का मास m था, तो पूरे चेन का वेट mg हो जाएगा। लेकिन ये पूरे चेन का सिर्फ 1/4 हिस्सा है, मतलब 1/4 पार्ट है। तो फोर्स को आप mg मत लीजिए, फोर्स को आप लेंगे mg/4। फोर्स को आप क्या लेंगे, mg/4। इट्स एज सिंपल एज दैट। उसके बाद मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट से। और जरा गौर करो कि डिस्प्लेसमेंट आप कितना करवा रहे हो, L/4 का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, L/8 का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। आया समझ, बिकॉज वी नीड टू पुल द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये टोटल कितना है, L/4 है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितने पे आ रही है, L/4 के आधे पे, मतलब L/8 पे आ रही है। आ गया होगा आई गेस आपको समझ में, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, तो ये कितना हो जाएगा, mgl 8 4 32, mgl/32 पहला ही ऑप्शन आपका मैच कर गया। ऑब्वियसली
अगर यूनिट की बात की जाए तो जूल्स ही तो होती है यूनिट, वर्क ही तो निकाला है अपने, ठीक है। तो वर्क निकाला है, आपका आंसर कितना आ गया है mgl/32। इट्स एज सिंपल एज दैट। आपका पहला वाला ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आ गया आपको समझ, ठीक है। अब जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा। इसका सबसे की पॉइंट जो था वो ये समझना था कि आपको पूरे L/4 को पुल अप नहीं करना है, ठीक है। आपको किसको पुल अप करना है? आपको पुल अप करना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी को। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पे लाएगी? बीच में लाई करेगी ना, ठीक है। आया समझ? तो ये इतनी सिंपल सी बात थी। इसका आंसर आपका आ चुका है, ऑप्शन ए मैच कर चुका है, नोट कर लिया होगा। अब बढ़ते हैं अगले वाले सवाल के ऊपर। क्लियर? ओके, ठीक है। आ जाइए। अब ये सवाल जो है वो वेक्टर्स पर बेस्ड है, ठीक है। और वेक्टर्स पर बेस्ड है तो आपको मैं एक बात बता देता हूं पहले से ही कि जब भी कभी ऐसे सवाल में आता है ना, जब भी कभी सवाल में ऐसा आता है ना कि पार्टिकल जो था वो पहले यहां पे था, हमने बोला ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका इनिशियल पोजीशन, ठीक है। उसके कुछ समय के बाद पार्टिकल जो है वो पहुंच गया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा फाइनल पोजीशन, हमने बोला ठीक है, ठीक है। तो जब भी ऐसा कुछ आता है सवाल में तो ये इनिशियल था, तो इसको हम कह देंगे पोजीशन वेक्टर r1। क्या बोल देंगे इसको? पोजीशन वेक्टर r1। इट्स एज सिंपल एज दैट। और उसके बाद कहां पहुंच चुका है? फाइनल वहां पहुंच चुका है, तो इसको हम कह देंगे पोजीशन वेक्टर r2। क्या बोल देंगे इसको? पोजीशन वेक्टर r2, ठीक है। तो ये हो जाएगा r1, ये हो जाएगा r2। तो एक बात जरा गौर करिएगा, पार्टिकल इनिशियली यहां पे था और उसके बाद पार्टिकल किसी भी पाथ को फॉलो करते हुए मान लीजिए अगर यहां पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है ये सीधा सीधा डिस्प्लेसमेंट सीधा होता है, पूरे पाथ का मैटर नहीं है। इनिशियल पकड़ो, फाइनल पकड़ो, इसको हम कह देंगे सीधे सीधे डिस्प्लेसमेंट एस। जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना हो ना, डिस्प्लेसमेंट एस जब भी आपको निकालना हो तो आप बस ये करा करिए, फाइनल का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल वाले का पोजीशन वेक्टर। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये जो मैंने बताया है ये इस सवाल को सॉल्व करने के लिए प्री रिक्विजिट है, ये इस सवाल को सॉल्व करने का प्री रिक्विजिट है, ठीक है। चलें, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब आपको बढ़ाते हैं सवाल में आगे, सवाल टू सवाल चलते हैं। तो फोर्स गिवन है, फोर्स गिवन है, फोर्स गिवन है, अ फोर्स ऑफ दिस मच। तो लिख लेते हैं इसको पहले। तो फोर्स कितना गिवन है जल्दी बताओ? 5 3 2। इसका मतलब क्या होता है? 5 काम कर रहा है एक्स एक्सिस पे, उसके बाद 3 वाला काम कर रहा है वाई एक्सिस पे, उसके बाद 2 वाला काम कर रहा है जेड एक्सिस पे, ठीक है। तो 5 3 2 ये हमारा फोर्स गिवन है, is applied over a particle which displaces it from its origin to this particular point, ठीक है। from its origin इसका मतलब क्या हो जाएगा? r1 वेक्टर क्या है? r1 वेक्टर देखो, ओरिजिन की बात करी जा रही है, मतलब x पर कोई दूरी नहीं है, y पर भी कोई दूरी नहीं है और z पर भी कोई दूरी नहीं है, ओके, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ। उसके बाद वहां से लेकर के कहां तक डिस्प्लेस करा है? डिस्प्लेस करा है 2i कैप माइनस 1j कैप। कुछ नहीं लिखा है जे का कोएफिशिएंट, इसका मतलब 1 है वो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 2i कैप माइनस का j कैप, उसके बाद ऑब्वियसली k में कुछ नहीं लिखा हुआ है। ये हमारे पास r1 हो चुका है, r2 हो चुका है। नाउ मैं जो बता चुका था कि डिस्प्लेसमेंट जब निकालना होता है तो आप क्या करते हैं? r2 वेक्टर में से माइनस कर देते हैं r1 वेक्टर को। तो r2 वेक्टर ये रहा, इसमें से माइनस करना है कुछ भी नहीं, क्यों? r1 तो कुछ भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास का आंसर? 2i कैप माइनस का 1j कैप, ठीक है। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया है। देखते हैं अगर यूज करना होगा तो यूज करेंगे, जो कि ऑब्वियसली यूज करना ही होगा, ठीक है। चलें, फोर्स भी था, डिस्प्लेसमेंट भी था, क्या पूछा हुआ है? ऑब्वियसली फाइंड द वर्क डन ऑन द पार्टिकल। तो आपको पता ही है कि अगर आपको वर्क डन निकालना होता है तो वर्क इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स विथ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फोर्स कितना गिवन है? फोर्स कितना गिवन है? 5 3 2। फोर्स कितना गिवन है? 5 3 2। तो 5i कैप, 3j कैप, 2k कैप, डन। डॉट क्या करना पड़ेगा आपको? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2i कैप माइनस 1j कैप, ठीक है। तो कर देंगे इसको 2i कैप माइनस 1j कैप प्लस z पे कितना है? 0, तो 0k कैप। जब इसको सॉल्व करना होगा तो सॉल्व कैसे करेंगे? i वाले को i से, बिकॉज ये डॉट मल्टीप्लीकेशन है। डॉट में क्या होता है? i वाले को i से, j वाले को j से, k वाले को k से मल्टीप्लाई करो। और i डॉट i 1, j डॉट j 1, k डॉट k 1। इसके अलावा कोई भी अगर आपने कॉम्बिनेशन फॉलो करा, जैसे अगर आपने i डॉट j करा 0 आ जाएगा आंसर, आपने अगर i डॉट k करा 0 आ जाएगा आंसर। तो बस i को i से करो, j को j से करो, k को k से करो, दैट्स इट। 5 इंटू 2 करेंगे 10, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 इंटू -1 करेंगे तो -3, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 इंटू 0 करेंगे तो 0, ठीक है। जैसे आपने सॉल्व करा आ गया आपका आंसर 10 - 3 विच इज नथिंग बट 7।
तो आप वर्क ही निकाल रहे हैं, तो वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल्स होती है, तो आपका आंसर आ जाएगा 7 जूल्स। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब चेक कर लो ये कौन सा ऑप्शन है, चेक कर लो ये कौन सा ऑप्शन है। गलती मत करना, -7 मत करना, बिकॉज आपका आंसर क्या आ रहा है, प्लस का 7 जूल्स, ठीक है। सो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इट्स एज सिंपल एज दैट। आगे आपको समझ, इसको जल्दी नोट कर लीजिएगा, तुरंत से कॉपी किताब लेके आप बैठना, हमेशा हर लेक्चर के अंदर पूरा नोट करते हुए चलना, पूरी पढ़ाई तरीके से समझ में आएगी, ठीक है। आई गेस नोट कर लिया होगा। चलें, क्लियर, ओके, खत्म करते हैं। अब इसको बढ़ते हैं अगले वाले सवाल के ऊपर। अगला वाला सवाल देख लीजिए क्या है। फोर्स की ही बातचीत चल रही है, अगेन वेक्टर का ही कुछ ना कुछ फंडा यहाँ पे फॉलो होने वाला है। अ कांस्टेंट फोर्स दिस एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल कॉजेस अ डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट गिवन है, इन इट्स ओन डायरेक्शन, ठीक है, मतलब जहां फोर्स अप्लाई करा वहीं डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ऐसी कुछ बात की जा रही है। इफ द वर्क डन इज 6 जूल, अच्छा यहां वर्क नहीं निकालना, यहां वर्क पहले से गिवन है। इफ द वर्क डन इज 6 जूल देन द वैल्यू ऑफ सी इज, सी की वैल्यू क्या होगी वो निकालने को बोला है, ये रहा सी, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी आपको वो निकालने को बोला है। एक बात मैं आपको और बता रहा हूं, इस सवाल का एक और वेरिएशन आपको देखने को मिल जाएगा, जहां पर जो वर्क होता है ना वो 6 जूल नहीं होगा, वो -6 जूल होगा। आया आपको समझ, मतलब कुछ सवाल ऐसे होते हैं ना जिनकी वैल्यूज भी फिक्स होती हैं, वो सवाल रिपीट मारते रहते हैं। ये उनमें से एक सवाल है जिसमें एक सवाल का वेरिएशन ऐसा आ जाता है जहां पे वर्क 6 नहीं होगा, -6 होगा, ठीक है। तो उसका जो आंसर आएगा ना वो भी इस ऑप्शन में मौजूद है, ठीक है। हालांकि अभी हमारे सामने सवाल में क्या वर्क है, 6 जूल है, हम 6 जूल लेके ही काम करेंगे, हमारा जो आंसर आएगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब जरा गौर करते हुए चलिए, एकदम सवाल टू सवाल चल रहे हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि गिवन क्या है, गिवन है हमको फोर्स, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और फोर्स कितना गिवन है, 3, C और 6। इसका मतलब 3 गिवन है x एक्सिस पे, C गिवन है y एक्सिस पे, और उसके बाद 6 गिवन है z एक्सिस पे, तो 6 k कैप लिख दिया, ठीक है। ये फोर्स गिवन है। एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल कॉजेज अ डिस्प्लेसमेंट है कितना, जरा गौर करना, -4 है, गलती मत करना, -4 लिखा हुआ है, तो -4 i कैप प्लस का 2 j कैप, और उसके बाद लिखा है प्लस का 3 k कैप, ठीक है। इट्स एज सिंपल एज दैट। ये डिस्प्लेसमेंट गिवन है। सवाल में तो वर्क की वैल्यू भी गिवन है 6 जूल, वर्क की वैल्यू कितनी गिवन है, 6 जूल्स के हिसाब से गिवन है। अब आपसे क्या पूछा हुआ है, फाइंड करना है सी की वैल्यू। जो आपको इवैल्यूएट करना है वो इवैल्यूएट करना है कि सी की वैल्यू क्या होगी। तो आपको बेसिक फॉर्मूला तो पता ही है ना, बेसिक फॉर्मूला तो आप जानते ही है ना। तो बेसिक फॉर्मूला होता है वर्क इज इक्वल्स टू एफ डॉट एस। बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, वर्क इज इक्वल्स टू एफ डॉट एस। बस जल्दी से इसके अंदर वैल्यूज को पुट करना शुरू करिए। फोर्स कितना है, 3C और 6, 3C और 6 डॉट डिस्प्लेसमेंट कितना है जरा गौर करिए, -4, 2 और 3, ठीक है। तो -4, 2 और 3, सही बात है इतना। अब जरा गौर करिए क्या होगा इसके साथ, जल्दी जल्दी इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये 3 इंटू -4 कितना होता है, -12 होता है। उसके बाद C इंटू 2 कितना होता है, प्लस का 2C हो जाएगा। 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा, प्लस का 18 हो जाएगा, ठीक है। अटक मत जाना, यहाँ W लिखा है लेकिन हमको W की वैल्यू पता है। W मतलब वर्क, वर्क की वैल्यू कितनी है, 6 है। तो सिंस वर्क इक्वल टू 6, देयरफॉर अब कहानी क्या होगी, वर्क की जगह 6 पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 6 इक्वल टू -12 प्लस 2 इंटू सी प्लस का 18, ठीक है। अब आप जानते हैं ये 6 था, 18 - 12 क्या होता है, 6 हो जाता है, प्लस का क्या बच रहा है, 2C बच रहा है। 6 - 6 कर दोगे 0 हो जाएगा, 2C इक्वल टू 0 हो जाएगा। देयरफॉर C की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 0। आया आपको समझ, C की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इट्स एज सिंपल एज दैट। कौन सा ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन है, सही बात है। अब जब आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो आपको बता रहा हूं कि आप एक काम करिएगा, एक सवाल इसका अपना बनाइए वेरिएशन, जो मैंने कहा था, जिसमें वर्क होगा -6, वर्क क्या होगा, -6 होगा, और फिर कमेंट भर देना पूरा कि अगर सर -6 लेके चलते ना वर्क, या अगर सवाल में -6 गिवन होता ना तो हमारा कौन सा आंसर आता, आंसर इनमें से ही कुछ आने वाला है, ठीक है। आया समझ। हालांकि अभी सवाल हमारे सामने जो है उसमें वर्क था 6 जूल, तो हमारा आंसर 6 जूल के हिसाब से सी वाले वेरिएबल का आंसर हमारा कितना आ चुका है, 0 आ चुका है। आगे आपको ये समझ में
पक्का आ गया समझ में? चलिए ठीक है, नोट कर लीजिए इसको और बस बढ़ते हैं अब अगले वाले क्वेश्चन के ऊपर। नोट कर लीजिएगा, क्लियर? ओके ओके डन, ठीक है। चलो अब सॉरी, अब आ गया हमारे पास नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम, ये है इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ठीक है। ये जो r1 गिवन है ना, दिस इज द इनिशियल पोजीशन वेक्टर। मतलब इनिशियली ये जो पार्टिकल था, ये जो बॉडी थी, वो कहां पर अवेलेबल थी? यहां पे अवेलेबल थी। और ये जो r2 है ना, दिस इज द फाइनल पोजीशन, दिस इज द फाइनल पोजीशन वेक्टर, ठीक है। और जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो आप क्या करेंगे? फाइनल पोजीशन वेक्टर में से माइनस कर देंगे इनिशियल पोजीशन वेक्टर को। अंडर द एक्शन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स, ये फोर्स गिवन है 4 1 -3, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स। बड़ा ही सिंपल सवाल है, बस जल्दी इसको भी सॉल्व करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। चलें डन। देखिए r1 गिवन है, सोल्यूशन में आ जाते हैं। r1 कितना गिवन है? r1 3 2 -6, 3 2 -6। और r2 कितना गिवन है? r2 गिवन है 14 13 और 9, ठीक है। 14 13 और 9, वो भी प्लस का 9 है। तो पहली फुर्सत में एक काम कर लेते हैं यार, जल्दी डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलने वाला है? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए r2 की वैल्यू क्या है? फट से पुट करो उसको। 14 i कैप, 13 j कैप, 9 k कैप। इसमें से माइनस क्या करने वाले हैं हम? r1, और r1 क्या है? 3 2 -6, 3 2 -6, ठीक है। चलो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। 14 में से 3 को माइनस करेंगे, माइनस है माइनस है माइनस है। 14 में से 3 को माइनस करेंगे, क्या बचेगा? 11 i कैप। 13 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 11 j कैप। और उसके बाद 9 में से माइनस ऑफ -6, तो 9 माइनस ऑफ -6 बिकम्स प्लस, तो 9 + 6 कितना हो जाएगा? 15 k कैप। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये हमारे पास क्या आ चुका है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ चुका है। अब हमको निकालना है वर्क डन। फोर्स भी तो गिवन है। फोर्स कितना गिवन है? फोर्स भी लिख दो फट से। फोर्स कितना गिवन है? यहां पे फोर्स है 4 1 -3, ठीक है। तो 4 1 -3। अब क्या निकालना है आपको? वर्क निकालना है। तो वर्क निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो ऑब्वियसली क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब एस वेक्टर का, ठीक है। अब यहां पे जरा गौर करते हुए चलते हैं। फोर्स कितना है? जल्दी पुट करो। 4 i कैप प्लस j कैप -3 k कैप, और डॉट करना है किसके साथ? डिस्प्लेसमेंट के साथ। कितना है डिस्प्लेसमेंट? 11 11 15, ठीक है। 11 11 11 11 15। चलें, अब क्या करना पड़ेगा आपको? कुछ नहीं करना है, बस डॉट मल्टीप्लीकेशन है। तो कैसे करेंगे? i वाले को i वाले से, j वाले को j वाले से। तो 4 × 11 कितना है? 44 है, डन। फिर 1 × 11 कितना है? प्लस का 11 है, डन। -3 × प्लस का 15 कितना है? माइनस का 45 है, डन, ठीक है। अब जरा गौर करो, 44 + 11 कितना हो जाता है? 55 हो जाता है। उसमें से माइनस करेंगे किसको? 45 को। तो 55 - 45 कितना आंसर देगा? 10। और ऑब्वियसली ये वर्क है। क्या है ये? वर्क है। तो हमारा वर्क का आंसर कितना आ चुका है? वर्क का आंसर हमारा आ चुका है जस्ट 10 जूल्स, ठीक है। अब ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? 10 यूनिट्स की क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे? बिकॉज यहाँ पे जो चीजें गिवन थी ना, वो प्रॉपर यूनिट में गिवन नहीं थी, कि जूल्स में गिवन, मतलब न्यूटन में गिवन नहीं है, मीटर्स में गिवन नहीं है। इसलिए हमारा जो वर्क है, या तो मैंने जूल लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप मैच करें तो यूनिट्स भी लिख सकते हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। आगे आपको समझ? तो चलिए इसको भी जल्दी से नोट कर लीजिएगा। और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वाले सवाल के ऊपर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है, ये हल्का हल्का आपको लग सकता है कि वर्क एनर्जी थ्योरम पे जाएगा, तो जरा इस बार इसको रिवाइज कर लेना। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है? वर्क इज इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। इट्स एज सिंपल एज दैट। आया आपको समझ? ये वाला बहुत काम का इक्वेशन होता है, ठीक है। अब सवाल क्या है? इफ स्पीड ऑफ अ व्हीकल इंक्रीजेस बाय 2 मीटर/सेकेंड, इसका मतलब जो भी आपके पास व्हीकल है ना, उसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज हो रही है 2 मीटर/सेकेंड से, एज वन कंपेयर टू प्रीवियस वेलोसिटी, ठीक है, या प्रीवियस स्पीड।
तो जब उसकी वेलोसिटी या स्पीड जब 2 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज हो रही है तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो डबल हो रहा है, उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो बकायदा डबल हो रहा है। देन ओरिजिनल स्पीड ऑफ द व्हीकल इज, इस सवाल में आपको ये निकालना है कि व्हाट इज द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द व्हीकल। ठीक है, चलें ठीक है। तो अब जरा इस सवाल के कंडीशन के ऊपर ही पूरा बिल्डअप करते हुए चलते हैं, तो पूरा सवाल एकदम सही से आ जाएगा। इफ द स्पीड ऑफ अ व्हीकल इंक्रीजेस बाय 2 मीटर पर सेकेंड, देन सबसे इंपॉर्टेंट इस बात को समझना है कि काइनेटिक एनर्जी इज डबल्ड। मैं ऐसे ब्रॉडन करते हुए चलता हूं, आप देख लीजिए इसको अच्छे से। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इज डबल्ड, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की डबल है। ठीक है, जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की डबल है। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि स्पीड ऑफ द व्हीकल इज इंक्रीज बाय 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब ऐसा मान लेते हैं कि इनिशियल जो स्पीड है ना वो है v के बराबर। किसके बराबर है? v के बराबर है। और फाइनल जो हो रही है ना उसमें क्या हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है 2 मीटर पर सेकेंड से, तो v+2 हो रहा है। तो इनिशियल कितना मान लेते हैं, v मान लो, u मान लो, तुम्हारे ऊपर है। तो इनिशियल मान लेते हैं हम v, और फाइनली क्या हो रहा है, वो 2 मीटर पर सेकेंड से बढ़ रही है, तो v+2 हो जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब देखिए, ट्वाइस ऑफ के इनिशियल, तो हाफ मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी मैंने कितनी मान के रखी है, v, तो v का स्क्वायर। अब के फाइनल क्या होगा, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, और वेलोसिटी क्या हो गई है, v+2 हो गई है। वेलोसिटी क्या हो गई है, v+2 हो गई है, तो v+2 का स्क्वायर। ठीक है, अब जाने वाले को तो कोई रोक नहीं सकता है। देखिए, हाफ से हाफ अब नहीं रहा, ठीक है, m से m अब नहीं रहा, जो चीजें चली गई छोड़ के, अब उसके बाद क्या बचेगा, जो बच रहा है उसको लिख देते हैं, v+2 का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू, यहां सिर्फ बचेगा v+2 का स्क्वायर, इज इक्वल टू यहां क्या बच रहा है, 2v का स्क्वायर। कुछ लोग मैंने देखे हैं जो ऐसे करते हैं, इसका स्क्वायर कैसे करते हैं पता है, v² + 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, ऐसी गलती मत कर देना। यहाँ पे ये फॉर्मूला खुलता है a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, जिसको पता है उसको पता है a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a² + b² + 2ab। ठीक है, ये तो पता है ना आप लोगों को। ओके, नहीं पता होगा तो अब चल जाएगा। ठीक है, चलें, अब यहाँ पे क्या करना है, a + b का होल स्क्वायर करना है, तो पहले a² + b का स्क्वायर + 2 × v × 2 मतलब 4v, वही कहते हैं ना, +2ab, तो वही तो करा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2v का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत हो रही है क्या? नहीं, मैं क्या चाह रहा हूँ कि जो स्क्वायर वाले टर्म से मैं एक तरफ रख दूं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, बस 4 बचेगा और एक ये 4v बचेगा। अब यहाँ क्या बचेगा, ये है 2v का स्क्वायर, उसमें से माइनस करना है v का स्क्वायर। यहाँ पे क्या बच जाएगा, 4 + 4v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2v² - 1v² इज जस्ट v²। ठीक है, अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ ना, इन टर्म्स को वहां पे लेकर के आ जाओ, तो क्या बचेगा राइट हैंड साइड में, मतलब वैसे क्या बच जाएगा, v² - 4v, इसको भी वहां ले गए तो -4 इक्वल टू 0। मैंने करा क्या, मैं इन टर्म्स को वहां लेकर के चला गया, तो लेफ्ट में क्या बचा, 0 बचा, तो मैंने अब उसको ऐसे पलट के लिख दिया। तो यहाँ पे v² - 4v -4 इक्वल टू क्या बचा, 0 बचा। तो ये हमारे पास एक तरह से क्वाड्रेटिक बन रही है। क्या बन रही है, क्वाड्रेटिक बन रही है। और अगर आप सोच रहे हैं कि इसको हम मिड टर्म स्प्लिटिंग से कर लें क्या, तो फैक्टर्स ढूंढना जरा सा मुश्किल होगा इसका। ठीक है, तो मिड टर्म स्प्लिटिंग यहां पे करना हल्का सा मुश्किल पड़ जाएगा। तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा फॉर्मूला हुआ करता था, आपको अगर ध्यान आ जाए तो, जैसे मान लीजिए ax² + bx + c इक्वल टू 0 का फॉर्मेट है क्वाड्रेटिक के लिए। इसमें अगर आपको रूट निकालना है, मतलब x की अगर वैल्यू निकालनी है, तो ये आता था -b ± √(b² - 4ac/2a। आया आपको समझ, याद आया आपको ये चीज? ठीक है, तो ये रूट निकालने के लिए हमारे पास ये वाला फॉर्मूला हुआ करता था मैथ्स में। अब वैसा ही यहां पे जरूरत पड़ चुकी है, बिकॉज मैथ्स बहुत घुसती है फिर इसके अंदर। v² - 4v - 4 इक्वल टू 0 तो आ ही चुका था, इसको सॉल्व करना है। यहां पर वेरिएबल क्या है, यहां पर x नहीं है, यहां पर वेरिएबल v है, आपको v ही तो निकालना है। आपको क्या निकालना है, देन द ओरिजिनल स्पीड, मतलब ओरिजिनल स्पीड क्या थी, इनिशियल ना, और वो हम क्या लेके चल रहे हैं, v, तो हमको v निकालना है। अब जरा गौर करेंगे कैसे निकलता है v, या आप लोग नोट कर लीजिएगा प्लीज तरीके से। चलें 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 आगे बढ़ेंगे, चलें ओके। अब यहां पे अप्लाई करते हैं अपना ये क्वाड्रेटिक वाला बेसिक फॉर्मूला। ठीक है, तो जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो पता है क्या आएगा, v = -b, तो -b क्या है, b क्या है, b क्या है, b है -4, b क्या है, -4।
तो मैंने अभी क्या करा है, माइनस बी, मैंने बस माइनस बी पुट करा है, फिर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ क्या था, बी स्क्वायर, बी मतलब -4, तो -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +4 का स्क्वायर मतलब वही 16, ठीक है। तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, फिर आता है -4 a इंटू सी। अब a क्या है, ये v स्क्वायर का क्या है, कोएफिशिएंट 1 के बराबर है, तो -4a क्या हो गया है, 1 हो गया है, इंटू क्या करोगे, c करोगे, और c क्या है, c क्या है, -4 है, c क्या है, -4 है, ये रूट के अंदर आ रहा है, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac अपॉन नीचे आएगा 2a, और a क्या है, v स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, तो 2a मतलब 2 इंटू 1 दैट इज 2, ठीक है। तो ये v क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 16, सुनना इसको अच्छे से, 4 इंटू -4 कितना हो जाएगा, -16, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का 16 अपॉन नीचे क्या आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है, 2a आ रहा है, 2a मतलब सिर्फ 2 आ रहा है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इसको जरा सा अच्छे से जमा के मैं लिख देता हूं, सुनना, प्लस माइनस इसको बिल्कुल टच मत करो, 16 प्लस 16 का मतलब क्या है तुमको पता है, ये 2 टाइम्स 16 हो रहा है, अपॉन नीचे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। अब मैं एक हल्का सा काम यहां पे करने वाला हूं, जरा गौर करो, 4 प्लस माइनस, जो ये √2 है ना, ये तो सॉल्व नहीं हो पा रहा, मतलब रूट के बाहर तो आ नहीं पाएगा, लेकिन 16 जो रूट के बाहर आ गया तो क्या बन जाएगा, 4, और अंदर क्या फंस रहा है, √2, अंदर क्या फंस रहा है, √2 फंस रहा है, तो ये ऐसा हो जाएगा, अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2, चलेगा आपको इतना। अब जैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा ना, तो ये पहले हो जाएगा 4/2, तो 4/2 क्या होता है, 2, 4/2 क्या होता है, 2, प्लस माइनस को टच मत करना, और यहां पे क्या हो जाएगा, जब 4√2 को मैं डिवाइड करूंगा 2 से, तो ये बचेगा 2√2, क्या बचेगा, 2√2। तो आपका वेलोसिटी कितना आ रहा है, 2 प्लस माइनस 2√2। जरा वहां से मैच करना, अभी के लिए वहां पर क्या करा हुआ है, वहां पे 2 कॉमन ले लिया गया, ठीक है, ऑप्शंस के हिसाब से 2 कॉमन ले लो। जब यहां से आप 2 कॉमन लेंगे ना, तो क्या बचेगा, 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2। देखिए, अब जरा देख करके बताइए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, जल्दी देख के बताइए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 2 अंडर ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2, तो 2 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका है, डन। आई गेस आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चले ठीक है, इसको जल्दी से जल्दी नोट करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले वाले सवाल के ऊपर। चलिए, ओके, क्लियर, ओके करते हैं। अब बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की तरफ, ठीक है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय, अब इक्वेशन गिवन है a प्लस बी इंटू एक्स का स्क्वायर, जहां x इज द डिस्प्लेसमेंट। आपको निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, ठीक है। अब मैं आपको एक बहुत सिंपल सा तरीका बताता हूं, जरा गौर करिए। अगर आप वर्क की बात करें ना, तो वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या हो जाता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर आपको फोर्स निकालना हो जाएगा तो ये आप कर लेंगे इसको dw/dx। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वर्क का लेंथ के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन करेंगे, इट विल गिव यू नथिंग बट फोर्स, ठीक है। अब जरा गौर करते हुए चलेगा अच्छे से। पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि अगर हम किसी भी सिस्टम पे वर्क करते हैं तो वो उस सिस्टम के अंदर स्टोर हो जाता है उसकी एनर्जी की फॉर्म में। किस फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में। तो सिस्टम पे आप जो भी वर्क करेंगे वो सिस्टम के अंदर स्टोर हो जाएगा उसकी एनर्जी की फॉर्म में। अब जरा गौर करिए, वर्क सवाल में गिवन है, हालांकि वो पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, बट आपको पकड़ना पड़ेगा कि पोटेंशियल एनर्जी ही तो वर्क है, बिकॉज एनर्जी ही वर्क होती है, वर्क ही एनर्जी होती है, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज, ऑप्शन जरा से हटके हैं, ऑप्शन पे आएंगे, पहले अपना जरा सोल्यूशन चेक कर ले हम कहां तक पहुंच पा रहे हैं। तो डिफरेंशिएट तो करना है ऑब्वियसली, और वर्क को करना था, वर्क एनर्जी एक ही बात है, कितना गिवन है, a प्लस बी इंटू एक्स का स्क्वायर, a प्लस बी इंटू एक्स का स्क्वायर। सही बात है, इसको हमको डिफरेंशिएट करना है। चलिए करते हैं इसको डिफरेंशिएट। पहले इसको जरा ब्रेक कर दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पहले जरा डिफरेंशिएट कर दो a को, उसके बाद प्लस यहां पे b जरा बाहर निकालिए बिकॉज b कांस्टेंट है। अच्छा, अगर b अकेला आता है ना, अगर आपको कभी सिर्फ ऐसा दिख जाए कि डिफरेंशिएट करना है b को जहां पर b कांस्टेंट है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। क्या आ जाएगा, 0। लेकिन अगर कभी आपको ऐसा दिख जाए कि डिफरेंशिएट करना है b इंटू एक्स का स्क्वायर, तो यहां पर ये b अकेला नहीं आया ना,
तो b बाहर आ जाएगा और उसके बाद फिर आप इसमें डिफरेंशिएट करने वाले हैं x के स्क्वायर को। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? अगर b अकेला फंसता तो उसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाता? 0 हो जाता। लेकिन अगर b के साथ और भी कुछ है तो b ऐसे बाहर आ जाता है और फिर चलता है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब आपको बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए डिफरेंशिएशन का। अगर आप कभी डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं एक्स की पावर n को, तो n आ जाएगा बाहर और x की पावर क्या हो जाएगा? n-1। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे मान लीजिए x की पावर 2 है, x का स्क्वायर है, इसको आप कर रहे हैं डिफरेंशिएट, तो 2 आ जाएगा बाहर और x की पावर क्या हो जाएगा? 2-1। जहां पे 2-1 क्या होता है? 1, काम खत्म। ठीक है, 2x आएगा उसका डिफरेंशिएशन। आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ये हमने बहुत बार देखा भी हुआ है। हालांकि रिवाइज करते रहना इज द की। ठीक है, अब जरा गौर करें इसके ऊपर। तो फोर्स क्या आ रहा है? ए अकेला फंस गया, ए अकेला कांस्टेंट फंस गया, तो क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। प्लस बी को बिल्कुल मत टच करना। और यहां पे क्या आ रहा है? एक्स स्क्वायर का, यहां पे एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2x, जिसके हिसाब से फोर्स कितना आ जाएगा पता है? 0 तो गया, 2bx। फोर्स कितना आ जाएगा? 2bx। अब सवाल के अकॉर्डिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज, फोर्स जो काम कर रहा है पार्टिकल के ऊपर वो क्या होगा? तो यहां पे प्रोपोर्शनैलिटी वाले ऑप्शंस हैं, और अगर आप जरा ध्यान दें, f कितना आ रहा है आपके पास? 2bx। f कितना आ रहा है? 2bx आ रहा है। 2b कांस्टेंट होता है, b भी कांस्टेंट होता है, देयरफॉर फोर्स इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। क्या आ रहा है? फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू x आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और जहां पे हमको पता है कि x क्या होता है? x यहां पर होता है डिस्प्लेसमेंट। x क्या है? यहां पे डिस्प्लेसमेंट है, और फोर्स F है। तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है? डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। कौन सा ऑप्शन है? प्रोपोर्शनल टू x। इट्स एज सिंपल एज दैट। आया आपको समझ? पक्का आ गया समझ में? इसको जरा नोट कर लीजिएगा बहुत तरीके से। यहां पर एनर्जी फोर्स में कैलकुलस लग गया था, ठीक है, वो भी डिफरेंशिएशन का पार्ट लग गया था। ठीक है, ओके डन, ये आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लिया होगा। खत्म करते हैं इसे, क्लियर। ओके, अब बढ़ते हैं अगले वाले सवाल के ऊपर। अगला वाला सवाल क्या बोल रहा है? अ बॉडी हुज मास इज 120 ग्राम हैज अ वेलोसिटी, ये देके रखा हुआ है, एट सर्टेन इंस्टेंट, किसी सर्टेन इंस्टेंट पर वेलोसिटी उसकी कुछ इस तरह की थी। आपको निकालना है व्हाट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी। यहां पर एक बहुत सिंपल सा फंडा आपको यूज करना पड़ता है, वो होता है किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना। क्या निकालना? मैग्नीट्यूड निकालना। तो अगर आपको किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, मॉड्यूलस निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होगा? जरा गौर करते हुए चलिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई वेक्टर गिवन है 3i कैप प्लस 4j कैप, चलेगा आपको इतना? अब मैं, ये तो हमारे पास उसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, मैं चाह रहा हूं कि मैं इस वेक्टर की वैल्यू निकाल लूं। वैल्यू निकालने का मतलब मॉड्यूलस निकालना। वैल्यू निकालने का एक बड़ा सिंपल तरीका होता है, अंडर रूट ऑफ x वाला कितना है? 3 का स्क्वायर कर दीजिए 9, प्लस y वाला कितना है? 4 का स्क्वायर कर दीजिए 16, ये कितना आ जाएगा? रूट ऑफ 25। आंसर विल बी 5 यूनिट्स। क्या आपको ये बात क्लियर है? किसी भी वेक्टर की अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो आप ऐसा वाला फंडा फॉलो करते हैं। ठीक है, चलें, ओके डन। अब यहां पे सवाल के अकॉर्डिंग अगर चला जाए तो देखते हैं क्या देके रखा हुआ है। पहली बात तो मास जो है ग्राम में है, अब ग्राम को आपको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। SI यूनिट में गेम खेलना पड़ता है, ठीक है, और ग्राम्स को केजी में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड किससे करना पड़ता है? 1000 से। ठीक है, चलें, मास कितना गिवन है? 120 ग्राम्स, तो 120 अपॉन कर दो पहली फुर्सत में 1000। ठीक है, अच्छा मैं तो क्या बोलता हूं, इसको ऐसे लिख लो ना, 10 की पावर 3। सुनो, आया समझ? तो ये कितना हो जाएगा? 120 इंटू 10 टू दी पावर -3। ये आपका पहली फुर्सत में मास जो है वो किस में कन्वर्ट हो चुका है? केजी में कन्वर्ट हो चुका है। इट हैज अ वेलोसिटी ऑफ दिस, ठीक है, 2i कैप प्लस 5j कैप। ठीक है, तो वेलोसिटी जो है वो कितनी गिवन है? 2i कैप प्लस 5j कैप। तो ये हमारे पास वेलोसिटी गिवन है। जब मुझे इस वेलोसिटी वेक्टर का मॉड्यूलस निकालना है तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ x वाले का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4
प्लस y वाले का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर मतलब 25, ठीक है। तो यहां से इस वेलोसिटी वेक्टर का जो मॉड्यूलस आ जाएगा वो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 29। क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 29। ऑब्वियसली वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड में आएगी, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा हुआ है सवाल में? आपसे ये पूछा हुआ है कि आपको निकालनी है काइनेटिक एनर्जी। क्या निकालनी है आपको? काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। अब काइनेटिक एनर्जी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता होगा। काइनेटिक एनर्जी निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है। अब जरा गौर करते हुए चलते हैं। हाफ मास कितना है? मास कितना है? मास कितना है? मास हम निकाल चुके हैं, केजी में कन्वर्ट भी कर चुके हैं। 120 10⁻³ इनटू क्या करना है आपको? वेलोसिटी का स्क्वायर करना है। वेलोसिटी गिवन है अंडर रूट ऑफ 29, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहां पे क्या बचेगा? जस्ट 29। क्या बचेगा? जस्ट 29, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी सुनना 120/2 करोगे तो कितना हो जाएगा? 60 इंटू बगल में इसको भूलना मत 10⁻³ इंटू 29 को भी मत भूलना। अच्छा मैं क्या कर रहा हूं ना, सुनना एक बार जरा अच्छे से। ये जो 6t लिखा हुआ है ना, तो 6 इंटू 10 कर देता हूं, बाकी 10⁻³ को टच नहीं करा, 29 को टच नहीं करा। इससे जरा सा सिंप्लीफिकेशन हो चुका है। देखो ये क्या हो जाएगा? 6 इंटू 29 इंटू, जरा पावर्स खेल लो। ये 10 है मतलब 10 की पावर क्या होगा? 1 होगा। बेस से में पावर ऐड हो जाएगी तो -3 + 1 कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जरा सॉल्व करो इसको। 6 को मल्टीप्लाई करना है 29 से, मतलब 180 - 6, तो 180 - 6 इज 174। 10 टू द पावर क्या आ रहा है? -2 आ रहा है। एक बात आप जानते हैं, ये पॉइंट को मैं 2 बार पीछे खींच लूंगा ना तो पावर +2 हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं पॉइंट को 2 स्टेप पीछे खींच लूंगा तो 1.74, तो पावर में क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। तो -2 + 2 0 हो गया। तो 10 की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। इनफैक्ट एनीथिंग की पावर 0, किसी भी चीज की पावर 0 कर दी जाएगी तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। आई गेस आपको ये समझ में आ गया होगा, आता ही होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट जस्ट 1.74, और ऑब्वियसली एनर्जी वर्क होती है, वर्क की एनर्जी होती है, तो काइनेटिक एनर्जी की यूनिट क्या आ रही होगी? जूल्स आ रही होगी। बस खत्म। आया समझ में आपको? ठीक है। क्या पूछा हुआ था? काइनेटिक एनर्जी पूछा हुआ था। हमारा आंसर कितना आ गया? 1.74 जूल्स हमारा आंसर आ गया। चेक कर लेते हैं क्या बात है। पहला ही ऑप्शन मिल गया 1.74 जूल्स। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया होगा। जल्दी इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, डन, क्लियर, ओके, चलो आगे बढ़ो। अब आ जाओ अगले वाले सवाल के ऊपर, ठीक है। ओपन नाइफ, खतरनाक सवाल है, खतरनाक सवाल है। ओपन नाइफ, ठीक है। एक ओपन नाइफ है जो कि गिर गया है, इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट एज। साजिश, गिरा नहीं है, गिराया गया होगा। गिरा नहीं है, गिराया गया होगा। साजिश हो रही है यहां पे। तो एन ओपन नाइफ ऑफ मास m इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट h ऑन अ वुडन फ्लोर। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, वुडन के फ्लोर पे गिराया हुआ है। If the knife edge penetrates up to a depth d in the wood, the average resistance offered by the wood to the knife edge is, ठीक है। तो यहां पे आपको निकालना है कि कितना एवरेज रेजिस्टेंस जो है वो ऑफर किया गया होगा, ठीक है। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब एक काम करते हैं, इसका पूरा बकायदा डायग्राम लेकर के चलते हैं तो फिर वो उससे और क्लियर हो जाएगा। चलें अब देखते हैं इसका डायग्राम, उसके बाद सवाल थोड़ा सा आपको आसान लगना शुरू हो जाएगा। देखिए यहां पे जो नाइफ है उसका मास कितना देके रखा हुआ है? m के बराबर। मैं सवाल में ऐसे ब्रॉडन करते रहता हूं, आपको मैंने बताया था। तो सवाल का मास कितना देके रखा हुआ है? m के बराबर, ठीक है। इट इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट, हाइट कितनी है? हाइट कितनी है? h से ड्रॉप करा हुआ है ऑन अ वुडन फ्लोरिंग, ठीक है। इफ द नाइफ एज पेनिट्रेट्स up to the depth d into the wood, the average resistive force by the wood to the knife edge is, ये निकालना है, ठीक है। अब जरा गौर करें, देखते हुए चलते हैं अच्छे से। देखिए मान लीजिए ये मैंने क्या करा कि अब वो वुड बोल के रखा हुआ है उसमें, तो मैंने क्या करा कि एक वुडन बॉक्स ले लिया है, ठीक है। तो वो क्या है, परसेप्शन उसमें आसानी से हो जाता है। तो ये हमारे पास वुडन मैंने बॉक्स लेके रख लिया है, वुड का ही है। अब क्या हुआ है, इसके ऊपर एक नाइफ गिर रहा है। कौन गिर रहा है? नाइफ गिर रहा है, ठीक है। तो लेट्स सपोज ये नाइफ का टॉप एज है, ठीक है। अब जब ये यहां से गिर रहा है ना, ऐसे आया। अब सवाल के अकॉर्डिंग ये जो हाइट है, सवाल के अकॉर्डिंग ये जो हाइट है वो है h के बराबर। ये जो हाइट है वो कितनी है? h के बराबर है। और उसके बाद क्या हो रहा है वो जरा सुनना, यहां पे इसको चीर के निकल जाएगा, ठीक है। जब ये इसको ऐसे चीर के निकल जाएगा अंदर की तरफ,
तो यहाँ पे जो गड्ढा हो रहा है वो हो रहा है डी के बराबर। कितना हो रहा है? डी के बराबर। तो यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरियां है वो है एच के बराबर। उसके बाद जब छेद के चला गया वो उसको अंदर, तो ये जो डेप्थ है, ये जो डेप्थ है ये है डी के बराबर। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब आपसे ये पूछा हुआ है कि व्हाट इज द एवरेज रेजिस्टेंस फोर्स ऑफर्ड बाय द वुड टू द नाइफ एज। ठीक है, मतलब फोर्स पूछ के रखा हुआ है। एक बात जरा सुनना आप अच्छे से, मैंने आपको हमेशा बताया था एनर्जी वर्क होती है और वर्क की एनर्जी होती है। ठीक है, अगर मैं किसी भी सिस्टम पे कुछ वर्क करता हूं तो जो मैंने वर्क करा है सिस्टम के ऊपर वो सिस्टम के अंदर स्टोर हो जाता है उसकी एनर्जी के फॉर्म में। क्या ये बात सही है? बिल्कुल पक्का। तो अगर हम किसी भी सिस्टम के ऊपर कुछ वर्क करते हैं तो जो वर्क हमने करा है वो सिस्टम के अंदर स्टोर हो जाएगा उसकी एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, अब जरा गौर करिए, जब नाइफ का एज यहां पर है, ठीक है, जब नाइफ का एज यहां पर है, ऐसे ही मान लो नाइफ है ये, ठीक है, ये इसका एज है। जैसे मैंने इसको ड्रॉप करवाया, जैसे मैंने इसको ड्रॉप करवाया तो पहले ये कितना आ गया, इसने डिस्टेंस ट्रैवल करा एच के बराबर। उसके बाद जब ये पड़ेगा वुडन ब्लॉक पे उसको छेद के चले जाएगा नीचे, कितना नीचे? डी डेप्थ नीचे। ठीक है, तो जब यहां पे था तो इसके पास जो एनर्जी थी उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहा जाएगा इसको? पोटेंशियल एनर्जी। और आपको पता होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? m इंटू जी इंटू एच। ठीक है, हम करवा चुके थे उसको पहले भी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? m इंटू जी इंटू एच। ठीक है, अब ये जो एनर्जी है ये दरअसल किस में कन्वर्ट हो रही है? ये एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हो रही है। ऐसा हमेशा होता है, सिस्टम के पास आपने जितना वर्क करा है उसके ऊपर वही वर्क सिस्टम की एनर्जी बन करके उसके अंदर स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो अब यहां पे क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी की वजह से, की बदौलत यहां पे वर्क होने वाला है। ठीक है, अब जो मैंने बताया उसी को मैं लिख देता हूं, इज इक्वल टू वर्क, या एनर्जी ही वर्क में कन्वर्ट हो रही है, या जब वर्क करोगे तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसी बात होती है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होने वाली है इसके पास, जरा गौर करना। अगर नाइफ का एज यहां पर है और अल्टीमेटली स्टॉप कहां पे कर रहा है, नाइफ का जो एज है वो रुक कहां पे रहा है? यहां तक छेद के रुक जाएगा, मतलब यहां पे नाइफ का एज जो है वो रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका फॉर्मूला क्या होता है? mgh। फॉर्मूला क्या होता है? mgh। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे? mg। अब बस यहीं पे तो गलती होती है, यहां पे सिर्फ h लिखना है क्या? नहीं, आप जरा चेक करिए, h प्लस डी आएगा ना। क्या आएगा? h प्लस डी आएगा, बिकॉज एग्जैक्टली उस नाइफ के एज की हाइट कितनी है? h प्लस डी। आगे आपको समझ, अगर मान लो अगर ये नाइफ एज आ रहा है यहीं पे आके अगर रुक जाएगा तो आप कितना लेंगे? हाइट h के बराबर लेंगे। बट क्या ऐसा हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। h तक आ रहा है, उसके बाद d डेप्थ एक्स्ट्रा और जा रहा है, तो mgh प्लस डी इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब जरा गौर करना, यहां से यहां तक का वर्क मायने नहीं करेगा। क्यों? बिकॉज आपको निकालना है पेनिट्रेशन के दौरान कितना फोर्स लगा, आपको निकालना है पेनिट्रेशन के दौरान कितना फोर्स लगा। तो वो वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फोर्स इनटू पेनिट्रेशन के दौरान क्या डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करा गया है? डी के बराबर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? एफ इंटू डी। क्या हो जाएगा? एफ इंटू डी। ठीक है, अब जरा गौर करिए, हमको तो क्या निकालना था? हमको तो फोर्स निकालना था। जब हम फोर्स निकालेंगे इसको हम पहले जमा के लिख देते हैं, एफ डी इज इक्वल टू एम जी एच प्लस डी। ठीक है, अब जब मुझे फोर्स निकालना है तो ये क्या हो जाएगा? एम जी एच प्लस डी अपॉन नीचे क्या आ रहा है? अपॉन नीचे क्या आ रहा है? डी आ रहा है। ठीक है, अच्छा हम इसमें से एक काम और कर सकते हैं, हम यहां से डी कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। एफ इज इक्वल टू एम जी बाई डी जो लिखा हुआ है ना, इसको बिल्कुल भी आप टच मत करिए। ठीक है, मैं तो बोल रहा हूं एच प्लस डी में से डी कॉमन निकाल लीजिए। मैं क्या बोल रहा हूं कि एच प्लस डी में से डी कॉमन निकाल लीजिए। जैसे मैंने ये बोला ना तो काफी लोग को डाउट आता है कि सर ये क्या करवा रहे हैं आप, h प्लस डी में से आप d कॉमन कैसे निकलवा सकते हैं? क्योंकि d तो एक ही जगह मौजूद है, इस वाले h के साथ तो d नहीं है। तो बेटा जब भी अगर कोई आपसे बोलता है कि एक x वाली वैल्यू है उसको कॉमन निकाल लो, तो कॉमन निकालने का मतलब ये होता है कि वो डिवाइड करने को बोल रहा है। मैं एक काम करता हूं, इसको एक बार तरीके से यहां बता रहा हूं। जैसे मान लो मैंने बोला कि एक्स वाई जेड, सही ले लेते एकदम पेन। ठीक है, मैंने बोला कि एक्स वाई जेड प्लस पी वाई और क्यू ले लिया। ठीक है, पी वाई क्यू प्रीवियस क्वेश्चन नहीं, मैंने यहाँ पे 3 वेरिएबल्स लेके रखे हैं, पी है, वाई और क्यू है। ठीक है,
मैं बोल रहा हूं कि एक्स वाई जेड प्लस पी वाई क्यू में से एक काम करो, ए कॉमन निकाल लो। तो अगर मैं ए कॉमन निकालने को बोल रहा हूं ना, इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि ए से डिवाइड कर दो। ए कॉमन निकालने का मतलब क्या होता है कि ए से डिवाइड कर दो। तो अगर मैं ए कॉमन निकालने को बोल रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि अंदर ए का मौजूद होना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको कोई चीज कॉमन निकालनी है ना, इसका मतलब बेसिकली आप उन चीजों को डिवाइड करेंगे उस वैल्यू से जो कॉमन निकालने के लिए कहा गया है। यहां मैंने कहा कि ए को कॉमन निकाल लो, तो ए जब कॉमन ऐसे बाहर आ रहा है ना, इसका मतलब अंदर आप हर एक टर्म को ए से डिवाइड करते हुए चलेंगे। आगे आपको समझ, ये एक छोटी सी बात मैंने आपको बताई, ठीक है। अब जरा गौर करिए, अगर मैं बोलता हूं कि h प्लस डी में से क्या कॉमन निकाल लो, मैंने बोला कि मान लो डी कॉमन निकाल लो। तो अगर मैं डी कॉमन निकालने को बोल रहा हूं, उसका मतलब अंदर क्या बचेगा? डी कॉमन निकालने का मतलब होता है कि मैं डी से डिवाइड करने को बोल रहा हूं, ठीक है। तो एच अपॉन डी प्लस यहां पे क्या आ जाएगा, डी अपॉन डी। तो ये कितना बच जाएगा, डी तो रह गया बाहर, ये आ जाएगा एच बाई डी प्लस 1। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? ठीक है। तो ये होता है कि आप कैसे कॉमन निकालते हैं। तो मैंने यहां से डी कॉमन निकाला है। कॉमन निकालने का मतलब होता है कि जस्ट डिवाइड कर दो उस चीज को, इट्स एज सिंपल एज दैट। आप इस फैक्टर को अच्छे से याद रखेंगे ना, तो कभी भी कॉमन निकालने वाले में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आगे आपको समझ, मैंने हमेशा, चले आगे बढ़ते ना, मैंने आपको हमेशा बोल के रखा हुआ है कि किसी भी सवाल को सॉल्व करने के टाइम पे अगर कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट आ जाती है जो कि आपसे एक्सपेक्टेड होता है कि आपको आता होगा, पर मैं ऐसा मान के नहीं चलूंगा, मैं आपको पूरा बेसिक से भी बताते हुए चलूंगा। तो आपने जो लेक्चर्स देखे हैं मेरे, आपको समझ में आ रहा होगा कि हम बेसिक लेवल से पूरे टॉप लेवल तक जाने का पूरा ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो यहां पे मैंने क्या करा, एम जी बाई डी को टच मत करो, एक काम करो, एच प्लस डी में से डी कॉमन निकाल लो, ठीक है। डी कॉमन निकालने का मतलब डी से फिर यहां पे डिवाइड मारना पड़ेगा, तो h बाई डी प्लस यहां पे क्या आ जाएगा, d बाई डी। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब जरा गौर करिए, जिसको जाना है उसको जाना है, जैसे कि अब ये d और ये d अभी हमारे साथ नहीं रहे, ठीक है। तो अब हमारा जो फॉर्मूला है, हमारा जो अल्टीमेट आंसर है वो क्या आने वाला है, F इज इक्वल्स टू एम जी तो है ही, और उसके बाद यहां पे क्या बच जाएगा, यहां पे बच जाएगा, देखिए d बाई डी क्या होता है, 1 होता है, प्लस यहां पे क्या आ जाएगा, h बाई डी। तो ये हमारा फोर्स का एक्सप्रेशन आ जाएगा, mg टाइम्स 1 प्लस h बाई डी, mg टाइम्स 1 प्लस h बाई डी। ये रहा ऑप्शन, ये रहा आपका ऑप्शन, mg टाइम्स h प्लस डी बाई डी। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? ठीक है। तो यहां पर हमने कौन सा पूरा फंडा यूज करके रखा हुआ था कि सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, इस एनर्जी की बदौलत ही वो सिस्टम या वो बॉडी कोई वर्क परफॉर्म कर पाती है। आया आपको समझ? सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, उस एनर्जी के बदौलत ही वो सिस्टम या वो बॉडी कुछ वर्क फ्यूचर में परफॉर्म कर सकता है। आ गया समझ? ठीक है। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था और ये रहा इसका पूरा सोल्यूशन। ऑप्शन हमारा मैच कर चुका है, ऑप्शन सी। तो आई गेस आपको ये बात समझ में आ गई होगी। कॉपी किताब लेके आप बैठे होंगे, इसको नोट कर लीजिएगा। चले ठीक है, डन, आगे बढ़ा जाए। ओके, 13th वाला क्वेश्चन तो हमारा डन हो चुका है। अब आ जाते हैं 14th वाले क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, अ फोर्स वेक्टर का फंडा यहां पे यूज होने वाला है। अ फोर्स ऑफ दिस न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी फॉर हाउ मच सेकेंड्स, 4 सेकेंड। टाइम देके रखा हुआ है, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है बिकॉज टाइम ऑलरेडी किसमें गिवन है, सेकेंड्स में गिवन है। प्रोड्यूसेस अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस मच, द पावर यूज्ड इज, क्या पूछ लिया, क्या पूछ लिया, क्या पूछ लिया, पावर पूछ लिया। ठीक है, अब जरा गौर करते हुए चलेगा अच्छे से। पावर के फॉर्मूले कौन कौन से आपको याद है? देखिए, पहली बात तो पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। हमने बोला बढ़िया, सही बात है, ऐसा तो होता ही है। अब उसके बाद वर्क को हम डिफाइन कर सकते हैं एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। हमने बोला बहुत बढ़िया, ऐसा भी होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जरा गौर करिए, पावर को अगर मैं लिख दूं, देखो फोर्स को मैं बिल्कुल टच नहीं कर रहा हूं अभी, इसलिए टच मत करो बिकॉज फोर्स गिवन है। ठीक है, जब फोर्स की वैल्यू कायदे से गिवन है तो कुछ ऐसा सोल्यूशन का मैटर बनाओ कि फोर्स एक अलग से आपको दिखता रहे ताकि आप उसकी वैल्यू पुट कर दो, उसमें कोई तकलीफ नहीं होती है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो है ना, इसको जरा डिवाइड मारो टाइम से, एक बहुत ही खूबसूरत चीज मिल जाती है, वेलोसिटी। क्या मिल जाती है? वेलोसिटी। तो इससे फायदा क्या होगा पता है? ये फोर्स डॉट वेलोसिटी। अब आपका एक सवाल आ सकता है कि सर पावर में जब आपने फोर्स और वेलोसिटी को लेकर चल रहे हैं तो डॉट मल्टीप्लिकेशन ही क्यों कर रहे हैं, क्रॉस क्यों नहीं कर रहे? बिकॉज मुझे पता है कि पावर जो है ना वो होता है स्केलर क्वांटिटी।
पावर कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। और अगर कोई स्केलर क्वांटिटी आ रही है तो वो जरूर दो चीजों का डॉट प्रोडक्ट हो रही होगी। अगर कोई स्केलर क्वांटिटी आ रही है तो वो जरूर दो चीजों का डॉट मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा, ठीक है। मैंने हमेशा सिखाया आपको, अगर आप a डॉट b करते हैं तो आपका जो आंसर आता है दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, लेकिन अगर आप कभी a क्रॉस b करते हैं तो आपका जो आंसर आता है दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट्स एज सिंपल एज दैट। क्या आपको ये बात समझ में आती है? चले ठीक है, डन। तो ये छोटा सा बेसिक था जो कि हमको यूज करना पड़ जाता है सवालों में, ठीक है। अब यहां पे जो सवाल गिवन है वो ऐसा गिवन था कि पावर है, फोर्स और वेलोसिटी का कुछ ना कुछ यहां पे मैटर आने वाला है, ठीक है। अब जरा गौर करेंगे अच्छे से। फोर्स कितना है, फोर्स कितना है, फोर्स कितना है गिवन है। फोर्स कितना गिवन है? 2 3 4। इसका मतलब 2i कैप, 3j कैप और 4k कैप। अब उसके बाद डॉट किसका करना है आपको? वेलोसिटी का। किसे करना है आपको? डॉट वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी आपको, और वेलोसिटी कैसे निकलती है? वेलोसिटी निकलती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। कैसे निकलती है वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना गिवन है? 3 4 5। 3 4 5। अब इसको डिवाइड करना है किसके साथ? टाइम के साथ डिवाइड करना है। और टाइम कितना गिवन है हमको? टाइम गिवन है जस्ट 4। कितना गिवन है? 4 गिवन है। अब एक काम करें, जब पावर आपको दिख रहा है ना, ये दो चीजों का डॉट मल्टीप्लिकेशन है, मैंने सिखा के रखा हुआ था। अगर आपको दो वेक्टर्स का डॉट मल्टीप्लिकेशन करना होता है तो आप आई वाले को आई वाले से मल्टीप्लाई करिए, जे वाले को जे वाले से मल्टीप्लाई करिए और के वाले को के वाले से मल्टीप्लाई करिए। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब जरा गौर करें कैसे होगा ये। तो पावर इज इक्वल्स टू, अब जरा आई वाले को आई से करो, मतलब 2 3 जा कितना हो गया? 6 हो गया, डन। उसके बाद जे वाले को जे से करो, मतलब 3 4 जा कितना हो गया? 12 प्लस का 12। उसके बाद जे के वाले को के से करो, तो 4 5 जा कितना हो गया? 4 5 जा हो चुका है 20। अपॉन अपॉन नीचे क्या आने वाला है? टाइम आने वाला है। टाइम कितना है? 4 सेकेंड्स का टाइम है, तो बस नीचे का रख दो, 4 रख दो। अब जरा ध्यान देना, एक छोटी सी बात हो रही है। पावर जो है ना स्केलर क्वांटिटी है, तो यहां पे एरो नहीं आएगा। पावर स्केलर क्वांटिटी है, यहां पर एरो नहीं आएगा। पावर इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। एरो नहीं आएगा, नहीं आएगा रे, नहीं आएगा। अब यहां पे कैसा हो जाएगा? सॉल्व करो उसको। 18 प्लस 20 मतलब 38। इट्स एज सिंपल एज दैट। आया आपको समझ? ठीक है। तो 6 प्लस 12, यहां पे एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो। 2 3 जा 6, 3 4 जा 12, उसके बाद 4 5 जा 20। अपॉन टाइम कितना गिवन था? 4 सेकेंड्स था, ठीक है। तो जब 38/4 करेंगे ना तो ये 9.5 आ जाएगा। हमारा पावर का आंसर क्या आ जाएगा? 9.5 वॉट्स आ जाएगा। अब चेक कर लेते हैं, ऑप्शन में 9.5 वॉट्स है, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? इसका खास ख्याल रखना, पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर वेक्टर का सिंबल नहीं आने वाला, ठीक है। इट्स एज सिंपल एज दैट। ये रहा आपका आंसर। कॉपी किताब लेके आप बैठे होंगे, फट से इसको नोट कर लीजिएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। आगे बढ़ते हैं क्लियर करते हुए। चले डन। 14th वाला क्वेश्चन आपका डन हो चुका है। अब आ गए हैं 15th वाले क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। अ बॉडी ऑफ मास 5 kg, बॉडी का मास कितना है? 5 kg है। मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, ग्रेट जॉब, समझ गए हम। 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। कोलाइड्स विद अनदर बॉडी ऑफ मास 20 kg, मतलब 20 किलोग्राम की एक दूसरी बॉडी के साथ उसका कोलिजन हो जाता है, ठीक है। और खास बात क्या है कि वो जो 20 kg की बॉडी है वो रेस्ट पर है, जो 20 kg की बॉडी है वो रेस्ट पर है, ठीक है। और एंड कम्स टू रेस्ट का मतलब ये 5 kg वाली बॉडी फिर फाइनली रेस्ट पे आ जाती है, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी ड्यू टू कोलिजन, कोलिजन के बाद दूसरी बॉडी का जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा? अब जरा गौर करते हुए चलते हुए वापस देख लेते हैं। अ बॉडी ऑफ मास 5 kg मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो पहले बनाते हुए चलते हैं। एक ले ली हमने बॉडी, इसका मास कितना है? 5 kg, एंड दिस बॉडी वाज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। तो इसकी वेलोसिटी जो है वो कितनी मान लेते हैं अपन? 10 मीटर पर सेकंड। हमने ले ली इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। एंड कोलाइड्स विद अनदर बॉडी ऑफ मास 20 kg, एक दूसरी बॉडी लेनी पड़ेगी, थोड़ी सी बड़ी बनाते हैं इस बॉडी को, क्योंकि ये क्या है? 20 kg की बॉडी है ना, ये वाली बॉडी जो है वो 20 kg की बॉडी है। तो ये जो 20 kg की बॉडी है, अब हुआ क्या है? कोलाइड्स विद अनदर बॉडी ऑफ मास 20 kg एट रेस्ट, मतलब इसके पास वेलोसिटी क्या है? अभी इसके पास 0 है वेलोसिटी, बिकॉज द बॉडी इज एट रेस्ट, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ है? एंड कम्स टू रेस्ट, मतलब कम्स टू रेस्ट मतलब ये 5 kg वाली बॉडी जो है ना वो फाइनली फिर रेस्ट पे आ जाती है। तो इनिशियली तो ये हुआ था, और आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा है ये जरा देख लेते हैं। आफ्टर कोलिजन
तो आफ्टर कोलिजन ये हो रहा है कि जो 5 kg वाली बॉडी है वो फिर रेस्ट पे आ जाती है, ठीक है। तो ये बनाते हैं 5 kg वाली बॉडी और ये आ गई है रेस्ट पे, ये आ गई है रेस्ट पे, तो ऑब्वियसली वेलोसिटी बिकम 0, ठीक है। अब आपसे ये पूछा हुआ है द वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी ड्यू टू कोलिजन इज, मतलब ये जो 20 kg वाली बॉडी है, जो बड़ी वाली बॉडी है, जो 20 kg वाली बॉडी है, इस 20 kg वाली बॉडी के पास अब जो वेलोसिटी होगी वो कितनी वेलोसिटी होगी। तो आपको ये निकालना है कि अब इसकी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी वेलोसिटी होगी। अगर राइट में मैं मान रहा हूं मतलब प्लस मान लूंगा, ठीक है। अगर मेरा आंसर v का माइनस में आ गया, इसका मतलब बॉडी आगे नहीं, बॉडी पीछे जा रही है, ठीक है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जैसे मान लीजिए वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप इसको डायरेक्शन देंगे ना, और डायरेक्शन कैसे देंगे, अगर राइट का डायरेक्शन प्लस आ गया तो लेफ्ट वाला क्या आ जाएगा माइनस। मतलब अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड तो वो राइट में भाग रहा है, लेकिन अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी है -5 मीटर पर सेकंड मतलब वो लेफ्ट में जा रही है। कहां जा रही है, लेफ्ट में जा रही है, ठीक है। अभी के लिए क्या होने वाला है, आपको बस उसकी वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। ये सवाल जो है ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर जाएगा सवाल, ठीक है। देखो वो क्या बोलता है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से टोटल मोमेंटम जो इनिशियली होता है सिस्टम का, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, याद रखो, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो टोटल मोमेंटम जो इनिशियली होता है सिस्टम का वही फाइनल के बराबर हो जाता है। दैट्स हाउ मोमेंटम इज नॉट चेंजिंग, सो मोमेंटम इज कंजर्व्ड, ठीक है। अब जरा गौर करिए, मोमेंटम क्या होगा इस सिस्टम का इनिशियली, टक्कर से पहले वाली कहानी क्या होती है इनिशियल, और टक्कर के बाद वाली कहानी क्या होती है फाइनल, ठीक है। अब जरा इसका मोमेंटम निकाल लो, फिर इसका मोमेंटम निकाल लो, इक्वेट कर दो, ठीक है। मोमेंटम क्या होगा इसका, मास इनटू वेलोसिटी, तो 5 × 10 प्लस मोमेंटम क्या होगा इसका, तो 20 इंटू बॉडी रेस्ट पर है मतलब वेलोसिटी 0। आया आपको समझ, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी, मास कितना है 5, बट अब क्या हो गया वो खुद रेस्ट पे आ गया तो 0 वेलोसिटी, प्लस मास कितना है इसका 20, अब इसकी वेलोसिटी क्या होगी वही तो निकालनी है, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा 5 × 10 = 50, ये तो 0 हो गया, इक्वल टू 5 0 0 हो गया, ये कितना आ जाएगा 20v, कितना आ जाएगा 20v। अब जिसको जाना है उसको जाना है, 0 से 0 हमारे बीच अब नहीं रहे, ठीक है। अब यहां जब आप v निकालेंगे ना तो v कितना आ जाएगा पता है, v के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 के नीचे 2 को पटक दो तो ये आ जाएगा 5/2। आंसर आ गया आपके पास 2.5 और आप वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो 2.5 मीटर पर सेकेंड, दिस विल बी योर फाइनल आंसर, ठीक है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई, ये वाला सवाल प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के ऊपर बेस सवाल था, ठीक है। तो ये आपका डन हो चुका है, आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। अब जल्दी से जल्दी इसको नोट कर लो, समय कम है तो स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी किताब लेकर के बैठे होगे तो इसको नोट कर लेना तरीके से, ठीक है। तो आई गेस ये वाली कहानी आपकी तो क्लियर हो चुकी है। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब इसे क्लियर करते हैं, ओके डन, ठीक है। तो ये आपसे पूरी बात कर ली है MIQ की आज, ठीक है। अब जरा देख लीजिए, आपको पता ही है हमारे पास जो कोर्सेज अवेलेबल हैं वो CBSE है, यूपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, MP बोर्ड है, स्पोकन इंग्लिश है, CUET है, NTSE है, ओलंपियाड है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं, आपको सारी क्वायरीज जो है वो आपकी सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।